अब वो एनसीए नहीं रहा। हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में आते थे, सीनियर्स कहते थे वो तो हमने देखा है और हमारे टाइम पे वो फर्स्ट ईयर में थे तो हम उनको कहते थे कि तुमने एनसीए नहीं देखा ऐसा। पेरेंट्स कह रहे हैं टोटली आर्ट बेस्ड डिग्री नहीं करनी, साइंसेस के जो उसमें कुछ साइंस के करीब है तो आर्किटेक्ट बन जाए। वहाँ की जो स्टूडेंट बॉडी है ना वो एनसीए को एनसीए बनाती है। बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ थेरेपी हमारे पास ड्राइंग करने आते हैं। कोई भी सही गाइड नहीं करता था, सब कहते थे आर्ट्स हैं, आराम से आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में आराम से ले लेंगे तुम्हें। वहाँ तो सब निकम्मे ही जाते हैं ना। आप यकीन करें मेरा उस साल कहीं पे नाम नहीं आया। अगर फर्ज करें 15 सीट्स हैं एनसीए में तो उन्होंने 45 स्टूडेंट्स को बुलाना है इंटरव्यू के लिए। एक सीट पे 3 स्टूडेंट्स हैं तो वो कहेंगे आपको लें, बाकी 2 को क्यों ना लें। जो जैसे बाहर हैं आप अंदर एनसीए के रहेंगे तो आप एनसीए का पार्ट नहीं रहेंगे। जो एनसीए नहीं जाता वो नहीं ये समझ ही नहीं सकता। फीस जितनी भी है उधर से जो नॉलेज लेनी है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है। 10 to 12 टीचर्स का पैनल होता है, कोई यहाँ से सवाल, कोई यहाँ से सवाल, कोई यहाँ से जवाब। आपको हमेशा उसका जवाब देना है जिसकी बात आपको समझ आई। अगले 30 साल बर्बाद करने से बेहतर है 1-2 साल से कुछ नहीं होगा, वो बचा लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुकालमा विद मोहित। आई एम वेरी ऑनर्ड कि आज मेरे अपने टीचर सर अहमद मुमताज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और जब मैंने एनसीए अप्लाई करा था आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में बैक इन 2021 तो मैंने इनकी एक वीडियो देखी और एनसीए अप्लाई करने तक इंटरव्यू वगैरह और सारी इनकी गाइडेंस के थ्रू ही फिर अल्लाह का शुक्र है उधर एडमिशन भी हुआ और अब पढ़ भी रहा हूँ वहाँ से। तो मैंने इनको आज मदऊ किया है कि जिस तरह से एनसीए के एडमिशन्स ऑलरेडी अभी ओपन है और ये आएँ और हम एक गाइड बुक टाइप एक रेडी करें जो व्यूअर्स आना चाह रहे हैं, जो फ्रेश लोग जो फ्रेश ग्रेजुएशन के लिए या आर्ट्स आगे परस्यू करना चाहते हैं तो वो एनसीए में किस तरह से आ सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई और इस तरह से बता सकता है जिस तरह से मैंने खुद सीखा। बहुत शुक्रिया सर आप आए इधर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम जी। सर थोड़ा सा अपना आप बेसिक सा बैकग्राउंड दे दें हमारे व्यूअर्स को कि आप खुद भी एनसीए के ग्रेजुएट हैं, आर्किटेक्चर आपने किया वहाँ से और उसके बाद फिर आप टीचिंग वाली साइड पे, बल्कि आप उससे पहले भी टीच कर रहे थे, ख़ुद आपने सर ज़ोहेब रोए से भी पढ़ा और फिर आप स्टूडियो वाली साइड पर आ गए और अब मेनली आपका ये चल रहा है और माशाल्लाह हर साल हंड्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आपके आते हैं और एनसीए में पढ़ते हैं। तो ये किस तरह सारा स्टार्ट हुआ, ड्राइंग वगैरह और ये सारी चीज़ें? बेसिकली ये सब कुछ प्लान्ड नहीं था, ठीक है। मुझे ना जो चीज़ इंस्पायर करती थी ना वो एक बिगिनर जब आता था ना तो वो जब कुछ सीख के जाता था जो उसके चेहरे की एक रौनक होती थी ना वो चीज़ मेरी इंस्पिरेशन होती थी। मुझे लगता था मैंने तब कुछ अर्न की है। तो जब मैं स्टूडियो में खुद ड्राइंग सीख रहा था तो जब बेसिक के स्टूडेंट्स आते थे तो मैं उनको सिखाना शुरू किया और मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे ना बाकी चीज़ों से ज़्यादा ये इस चीज़ में जो है ना वो सेटिस्फेक्शन और रिलैक्समेंट मिलती है। तो जब मैंने सिखाना शुरू किया तो उनको मेरी बात समझ आना शुरू हुई, ठीक है। जब समझ आना शुरू हुई तो फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो बहुत ही वर्थ इट हैं और क्योंकि अगर मैं किसी को एक नॉलेज कन्वे कर रहा हूँ तो उसको कन्वे करने से ज़्यादा मेरे जो स्किल है ना वो ज़्यादा इन्हेंस हो रहा था। मैंने अपने में बहुत फ़र्क देखा क्योंकि जब मैं काम खुद करता था ना तो मैं इतने क्वेश्चंस नहीं करता था कि अच्छा ये कैसे ड्रॉ करना है। ये जब मैं किसी को बताता था तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से करते थे, तो वो जो क्वेश्चंस क्रिएट होते थे उसने मेरे स्किल को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। तो ये एक जर्नी तब स्टार्ट हुई जब मेरा एडमिशन हुआ। फिर मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे उनका उस साल एडमिशन नहीं हुआ तो दे सेड कि अहमद यार हमें तैयारी कराओ, ये 3 महीने का गैप है, मुझे कॉलेज से छुट्टियां थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने तैयारी कराई। हम एक एक फ्रेंडली माहौल में ड्राइंग सीखते थे और उस साल उन सबका एडमिशन हो गया। एंड देन इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया और किस तरह। फिर उनके फ्रेंड्स, फिर उनके सिबलिंग्स, वो जी अब चलो मेरे छोटा भाई की बारी आ गई है, उसको कराना स्टार्ट करो। तो मुझे ना ये समझ ही नहीं आई कि किस तरह ये एक फैमिली ग्रो करती जा रही थी। मैं बस वो काम कर रहा था जिसमें मुझे खुशी मिल रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो 5 से 10 से 15 से 100 और अब तो माशाल्लाह 300-400 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास हर ईयरली जो हैं वो पढ़ते हैं। प्लस ऑनलाइन हमारी वर्चुअल क्लासेस भी होती हैं और ऑन स्टूडियो सेशंस होते हैं। तो वो समझ नहीं आया। तो मुझसे बहुत सारे जो जूनियर्स थे वो सवाल पूछते थे कैसे। तो मैंने कहा मुझे तो वो चांस भी नहीं याद कि किस तरह मैंने ये सीट सोची थी। और अगर कोई पूछता भी था ना कि बाय प्रोफेशन क्या बनेंगे तो कभी टीचर नहीं कहा था। हाँ इसके अलावा सब कहा होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, लेकिन आर्टिस्ट भी नहीं कहा होगा।
तो मेरे ख्याल से एक चीज़ होती है जो कि आप ऑप्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, एक होती है जो अल्लाह डिसाइड करता है, जो मुझे कुदरत कुदरत उस तरफ लेके जाती है। तो मुझे लगता है जो कुदरत लेके जाती है उसका 70% रोल रखना चाहिए, और आपकी और जो मेहनत और जो कोशिश है ना उसका 30% रोल रखना चाहिए, तो तब बात निकलता है। और मेरे ख्याल से आर्किटेक्चर जो है वो मैंने परस्यू आगे किया, हम ये काम करता भी हूँ, अभी भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत कस्टमाइज्ड, ठीक है, मतलब क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादातर इस चीज़ को नहीं समझती। यही डिफरेंस हमारा कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट में आ जाता है कि जी प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं, और उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। और बाकी जो है स्टूडियो है वो भी हमारा थ्रू आउट द ईयर चलता है, हमारे डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ थेरेपी हमारे पास ड्राइंग करने आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने गाइडेंस लेने आते हैं, बहुत सारे लोग आफ्टर 30 आफ्टर 40 ऑप्ट करना चाहते हैं कि हम आर्ट को एज अ प्रोफेशन लेके चल सकते हैं। मतलब वो किसी एडमिशन के लिए नहीं, वो सिर्फ ड्राइंग सीखने के लिए। यस फिर मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ, जब NCA में एज लिमिट ही नहीं है तो आप आफ्टर 30 भी अप्लाई कर दें। जो वो दरवाज़ा है ना NCA का, वो दरवाज़ा कहीं भी नहीं खुलता, वो AM स्टूडियो में भी नहीं खुलता। तो इसीलिए हम हमेशा वो चीज़ रिकमेंड करते हैं जो हमारे स्टूडेंट के लिए बेहतर होता है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और आप यकीन करें मोहित कि मैंने जो टीनेजर्स, जो यंगस्टर्स अप्लाई करते हैं उनसे ज़्यादा एनर्जेटिक अबव 30 और 40 स्टूडेंट्स को देखा। अच्छा जी, उनके ऑनलाइन पहले बहुत हिचकिचाते हैं कि सर ऑनलाइन सीख लेंगे, तो फिर हमारा सवाल होता है पहले सीखा है? नहीं, तो सीख के देखें। हालांकि सर लोग कहते हैं कि यही एज होती है 15-20 वाली या 25 तक आप सीख सकते हैं चीज़ें, उसके बाद कहते हैं ब्रेक लग। देखिए असल में ना हम तो आर्ट को तब भी सीखना नहीं कहते, हम समझते हैं हमारा बच्चा है, बचपन से जूता बना रहा है, बचपन से सीनरीज बना रहा है, जी। ये बाय बर्थ बोर्न आर्टिस्ट है, ऐसा है ही नहीं। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं ना, इसी तरह ड्राइंग भी सीखने से आती है। हर आर्टिस्ट टीचर नहीं होता, ठीक है। तो जब भी आप सीखते हैं वही बंदा ड्राइंग सिखा सकता है। अगर मैं अच्छा बना लूँ और मैं कहूँ देखें मैं कितना फिट बना रहा हूँ, और आप देख के खुश हो जाएं और आपसे ना बने, तो जाके यही बताएंगे आपने मुझसे सीखा है। तो इसीलिए आपका आना बहुत ज़रूरी है, आपको वो पार्ट जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके पेरेंट्स मुझे दिखाते हैं बहुत अच्छा काम है जी देखें, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन कॉपी वर्क होता है। वो अच्छा काम कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो जो देखते हैं वही पेपर पे उतार लेते हैं। हम ड्राइंग के ना हमारे बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, थ्रू आइज़, थ्रू माइंड, ठीक है जी, और थ्रू हैंड्स। ये 3 सिंक्रोनाइजेशन होती हैं जिनके थ्रू हम ड्राइंग करते हैं। तो मोस्टली हम जो जिनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है ना, वो थ्रू माइंड और थ्रू आइज़ ड्राइंग करते हैं। वो जब आइज़ माइंड में आपके बात जाती है कोई चीज़ नैरेटिव, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि बोतल लग रही है कि नहीं लग रही। तो जब आप आइज़ और हैंड्स की डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन करते हैं और माइंड में बात नहीं जाती, तो वो सीधा पेपर पे वैसे ही उतरती है। उससे कहते हैं ऑब्जर्वेशन का शार्प होना। तो बहुत सारे जो हमारे आसपास लोग अच्छी ड्राइंग करते हैं जो सीखे नहीं होते, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी उनको भी ये डाउट होता है कि वो दोबारा ऐसी ड्राइंग बना लेंगे। तो वो डाउट क्लियर हम करते हैं जब हम एक हमारी ना बेसिकली देखिए हमारी एक वोकैबुलरी है, ABC हम सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, चैप्टर्स, और फिर हम कोई भी बुक पढ़ लेते हैं। जी। इसी तरह जो हमारी ड्राइंग की वोकैबुलरी है ना, वो लाइन है। अगर हम लाइन समझ लेना कि लाइन क्या है, टाइप्स क्या हैं, उनकी शेप्स कैसे बनती हैं, फिर फॉर्म्स कैसे डेवलप होती हैं, फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमारी जो फाउंडेशन है वो बेसिक, वो उसको हम कहते हैं विजुअल वोकैबुलरी। एक बोलने की वोकैबुलरी होती है, एक देखने की। जो ड्राइंग है ना वो देखने का नाम है। हम समझते हैं सर हाथ नहीं अच्छा चलता, हाथ को तो कमांड मिल रही है ना, आप लिख सकते हैं तो आप ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप वैसे देख नहीं रहे। ये प्रॉब्लम आती है कि तीनों चीज़ों को किस तरह से सिंक करके। जी, ये हम सिखाते हैं। और फिर हम ये सिखाते हैं कि कभी कभी फॉर एग्जांपल आपको किसी ऑब्जेक्ट के टॉप व्यूज़ देखने पड़ जाते हैं। अगर मैं वो ड्रॉ करूं तो आप भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि किसका टॉप व्यू है, क्योंकि हमारे माइंड में उस चीज़ का नैरेटिव है ही नहीं। तो जब देखा ही नहीं, तो जब देखा वैसे नहीं, तो ड्रॉ करने में ट्रस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो हम वो ट्रस्ट देते हैं कि आपने लाइन पे फोकस करना है, आपने अपने रेफरेंस पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारे एंट्री टेस्ट में जो लाइव ड्राइंग्स आती हैं ना, ये रेफरेंस बेस्ड होती हैं।
लोग समझते हैं इमेजिनेटिव ड्राइंग्स करनी है, वो हमारे एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, क्रिएटिव ड्राइंग पोर्शन का पार्ट होता है। उसमें आप इमेजिनेशन से काम करते हैं, लेकिन तब भी आप आसपास से कंसीव कर रहे होते हैं चीज़ों को, उनके स्केल चेंज करके ना, तो आप क्या कहते हैं, स्केल चेंज करके उनको क्रिएटिव कर देते हैं। जी। नया कुछ नहीं आता इमेजिनेशन में भी, आपकी सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन्हीं से ही ड्रॉ करते हैं, जो देखा ही होता है आपने। यस, देखिए आज तक आप पैदा हुए हैं, कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं आई हैं, नहीं। तो फिर एक आर्किटेक्ट कितनी डिज़ाइन पैटर्न्स नहीं बना लेगा। इतने लोग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, हमारे से पहले इतने बड़े लोग आए, वो उसी शेप्स में कैसे प्ले करना है, ये हमारी क्रिएटिविटी है। स्केलिंग कैसे करनी है, ये सब एक इंडिविजुअली माइंडसेट का काम होता है। तो चीज़ें नहीं अब आएंगी, जो चीज़ें आ गई हैं, जो ईजाद हो गई हैं, वो रेनोवेट होंगी, अब न्यू इन्वेंशंस नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल टायर है ना, अब ट्यूबलेस टायर आ गया, जी। ये रेनोवेट हुआ ना जी। तो इसी तरह अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे रेनोवेशंस में जाएंगे, इन्वेंशंस नहीं होंगी। तो इन्वेंशंस में आपका मटेरियलिटी पे बात होना शुरू हो जाएगी, फंक्शनैलिटी पे बात होना शुरू हो जाएगी। जैसे एआई की कोई शूज़ है, वो एआई शूज़ आ गया, खुद ही आके वो एडजस्ट हो जाता है आपके पाँव में, लेकिन शूज़ तो शूज़ ही है ना। हाँ, उसका फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ। जी। तो जिसने वो फर्स्ट टाइम ईजाद किया वही इन्वेंशन थी। अब उसके अंदर मज़ीद डिज़ाइन के कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो इनोवेट करें। सर अगर टॉपिक जो आज का जिस तरह से एनसीए से रेलेवेंट है ड्राइंग का, तो सबसे पहले तो ये कि एनसीए ही क्यों एज एन इंस्टीट्यूट। अब तो इतने, जब आपके टाइम पे शायद इतने इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे आर्ट के, लेकिन अब पीआईएफडी है, अब तो एलसी में भी हो रहा है, यूएमटी आर्किटेक्चर करा रहा है, यूएल करवा रहा है, इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं आर्ट के, बीएनयू बहुत अच्छा कर रहा है, कॉमसेट्स करा रहे हैं। तो लेकिन एनसीए ही को क्यों ऑप्ट करना चाहिए, और एनसीए में ऐसा क्या है? कई लोग कहते हैं अब वो फैकल्टी नहीं रही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, वो टीचिंग नहीं रही, बहुत खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एनसीए जो अपने पास एक रख के बैठा हुआ है ना, एक अपनी स्पेस, वो शायद कोई और इंस्टीट्यूट उस तरह डिलीवर नहीं कर सकता। क्या आप इससे एग्री करते हैं? और जो एनसीए आ रहा है उससे एनसीए ही आना चाहिए या कहीं और अच्छी ऑप्शंस हैं? देखिए मैं ना आपको ना इसकी एग्जांपल एक सराउंडिंग से देता हूँ। जी। आप अपने घर में देख लें, 10 साल पहले लोग कहेंगे जो एनवायरनमेंट था वो नहीं था। हाँ जी, ऐसे ही है ना, चेंज आता है। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती ज़रूर हैं, लेकिन जिसने जो एरा देखा है ना, उसके लिए तो वही एरा है। तो मैं अगर जिस एरा में ग्रेजुएट हुआ, 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ, तो मुझे लगता था उसी दरमियान ना 2015-16 में लगना शुरू हो गया यार वो जो सुना था एनसीए नहीं है। लेकिन आप ट्रस्ट करें कि आज भी वही बात होती है, एनसीए नहीं है। हमसे पहले भी लोग वही बात करते थे, अब वो एनसीए नहीं रहा। हमसे फर्स्ट ईयर में आते थे, सीनियर्स कहते थे वो तो हमने देखा है और हमारे टाइम पे वो फर्स्ट ईयर में थे, तो हम उनको कहते थे कि तुमने एनसीए नहीं देखा ऐसा। तो ये ना एक टाइम के साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, ये बातें हैं, और देखें बातें होंगी तो ही चीज़ें आगे चलती हैं। और मेरे ख्याल से कोई चीज़ कुछ होती है ना, तो उसके लिए ही बातें होती हैं। जी। तो अगर, और दूसरी बात ये है कि जी कि जैसे आपने बात की कि यूएमटी, यूएल, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं, तो वाई एनसीए ना। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा आर्ट्स के लिए, अगर हम उससे कोई साइंस सब्जेक्ट्स का पूछें, मेडिकल सब्जेक्ट्स का, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का पूछें, तो मेरे पास कोई क्लू नहीं है इस बात का जवाब देने का। लेकिन अगर आप आर्ट्स की बात करते हैं, तो आर्ट्स में बेसिकली आपको हमेशा टोटली आर्ट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में ही ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा। जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स करवाती हैं उनके लिए आर्ट्स एक माइनॉरिटी सब्जेक्ट होता है, वो उसके हमेशा उसके ऊपर लेस फोकस करेंगे। और जो एनसीए है, वाई एनसीए, क्योंकि उसके अंदर आर्ट्स के अलावा कुछ है ही नहीं, वो उसको मेन प्रायोरिटी, प्लस उसकी लेगेसी है, उसके हिसाब से एक लेगेसी है। लोग बहुत ज़्यादा एलुमिनाइज पे फोकस करते हैं ना, कि वो उस यूनिवर्सिटी का डिज़ाइनर्स थे तो वो उस यूनिवर्सिटी में एलुमिनाई ये पैकेज जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं वो कहते हैं जी आपका ईयरली रिज़ल्ट क्या था, मैंने कहा जी हम ये मेंशन नहीं करते जी कि हमारा 100+ सक्सेस रेट है, 200% सक्सेस रेट है। उसकी वजह क्या है? आपका बच्चा ना गया तो उस सक्सेस रेशो से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो जो एलुमिनाई है, जो एक डिज़ाइनर एक सीट पे बैठा हुआ है, आप वो डिज़ाइनर उस सीट पे ना बैठे तो ऐसे आप तो उस चीज़ को देख के गए ना वहाँ पे, तो फिर क्या होगा? तो हर एक का माइंडसेट चेंज होता है, हर एक की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो उसने काम करना होता है, वो सब चेंज होता है। तो मुझे ये लगता है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। हम ना डेस्टिनेशन को देखते हैं, कहाँ पे पहुँचेंगे। जी। और आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊँ कि एनसीए में मोस्टली लोग क्यों अप्लाई करते हैं?
क्योंकि वो NCA के नाम के पीछे छुपना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कंसीडर होगा ना ये NCA से है तो लोग सोच ही लेंगे इसको काम आता है, अगर नहीं भी आता होगा तो लोग सोच लेंगे आता है। तो वो सबसे पहले जो है ना वो NCA के नाम के पीछे छुपना चाहते हैं, एस्केप ढूंढ रहे हैं। यस स्किल के ऊपर। बाकी मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जिस पहले साल मैंने NCA की तैयारी स्टार्ट करना की, मैं बहुत ज़्यादा जगह गया, बहुत सारे स्टूडियोज़ गया, ठीक है। मुझे लगता था कि कोई भी सही गाइड नहीं करता था। सब कहते थे आर्ट्स हैं, इतने 82% नंबर हैं FSC में, आराम से आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में आराम से ले लेंगे तुम्हें, वहाँ तो सब निकम्मे ही जाते हैं ना। तो यही सब बात करते थे, तो मैं भी बहुत ईजी हो गया। आप यकीन करें मेरा उस साल कहीं पे नाम नहीं आया और मैं इतनी परसेंटेज लेके सिर्फ बैठा ही रहा। तब मैंने ये चीज़ सर्च करना शुरू की कि असल वजह क्या थी। असल वजह ये थी कि मेरे हर यूनिवर्सिटी का ना एक डिफरेंट एग्रीगेट होता है। कोई इंटर के मार्क्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करता है, कोई ड्राइंग पे फोकस ज़्यादा करता है, कोई एप्टीट्यूड इंटरव्यू और ड्राइंग पे फोकस करता है। हमें यही नहीं पता कि जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उन चीज़ों का एग्रीगेट क्या है, उनकी सीट्स कितनी हैं, ठीक है। अब अप्लाई किया और मुझे लगता था कि जी ये तो मेरा नाम तो आ जाएगा, और अब नाम करके मैंने इंटीरियर डिप्लोमा में भी अप्लाई किया, वहाँ पे भी नाम नहीं आया था। अच्छा, आप सोच लें कि मैं कितना मिस गाइड हुआ हूँगा कि मैं वहाँ तक नहीं जा सका, ठीक है जी। तो बातें ये होती हैं कि आपकी जो अवेयरनेस है ना, अगर मैं किसी को अवेयर करता हूँ ना वो डर जाता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ आप डरे मत, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। आपको ये बात ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन पता लगी तो पहले तो पता होनी चाहिए, पहले पता होनी चाहिए। तो असल में बात यह है कि हमें ना रियलिटी सुनने की भी आदत नहीं है, वो भी हमें आदत बनानी पड़ती है। अगर हमें आदत हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें आराम से ना। तो ये ज़रा कुछ चीज़ें आती हैं जो प्रॉब्लम फेस करती हैं। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं गया हूँ, हम ज्यूरीज भी लेने जाते हैं, आर्किटेक्चर की भी, बाकी डिपार्टमेंट्स की भी लेने जाते हैं। उनमें जो डिफरेंस है ना वो यही है कि स्टूडेंट जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टूडेंट बहुत एनर्जेटिक है, सीखना चाहता है। उसे पता है कि मैं एक दौड़ में हूँ और मैं इस रेस में ना आगे निकला ना तो मैं पीछे रह जाऊँगा, लेकिन वो रेस को देखते देखते पेशेंस लूज़ कर देता है। मतलब वो थक गया ना वो और भागेगा, फिर वो और भागेगा। वो जब थक नहीं भाग सकेगा ना वो नहीं। मैराथन होती है जी, उसके अंदर स्टेमिना, उधर तेज़ तो नहीं भागना ना, ऐसे ही स्लो भागना है, लेकिन वहाँ पे स्टेमिना तेज़ भागने से ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसे ही ये है हमारी अभी इस वक्त जो प्रोफेशनल हमारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें हमें मैराथन वाला स्टेमिना चाहिए। हमें तेज़ एकदम स्पिंट नहीं लगानी, लगाएंगे थकेंगे बैठ जाएंगे और कहेंगे कहीं भी एडमिशन होता है बस हो जाए, साल ज़ाया ना हो। आपको पता है मैंने सुना था NCA में पहले उन लोगों का एडमिशन होता था जिनके 3-3 साल ज़ाया हुए हैं, 4-4 साल ज़ाया हुए हैं। हाँ, मतलब मैं खुद जाता था ना तो मेरे सीनियर्स 40+, 35+ थे। अब मैं जाता हूँ 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स के होते हैं। तो पहले वो ये सोचते थे कि बच्चा अभी इतना मैच्योर ही नहीं है कि हम उसको अंदर इनटेक करें, ठीक है। अब रेस इतनी ज़्यादा है, आप देखें इंटर मैट्रिक के मार्क्स देख लें, 10-10 मार्क्स का डिफरेंस है कोई टोटल मार्क्स में से। तो जब ये एग्रीगेट बनेगा तो क्या ये यूनिवर्सिटीज़ पे इफेक्ट नहीं करेगा, उनके एग्रीगेट्स पे इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा जी। तो इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके नंबर 700-800 के दरमियान में होते हैं, वो अप्लाई करते हैं, उनका एग्रीगेट एंड की लिस्ट में बनता है, क्योंकि वहाँ पे फार्मेसी के बच्चे जिनके 1000+ नंबर होते हैं वो एग्रीगेट को ऊपर ले जाते हैं। जब वो ऊपर लेके जाते हैं तो जो असल हकदार सिर्फ आर्ट्स के लिए आए होते हैं उनका एग्रीगेट बहुत पीछे रह जाता है। वही आप वाली बात कि उनका आर्ट शायद उस तरह से वो इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स करवा रहे हैं, तो उसमें उनके ना असल में आर्ट का अपना एक पर्सनल डिपार्टमेंट है जिसको हम PUCAD कहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। लेकिन मसला उस डिपार्टमेंट का नहीं है, मसला उनके जो रूल्स बने वो ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी के हिसाब से बने हुए, वो थ्रू आर्ट्स नहीं बने हुए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लाया करती है कि वहाँ पे बेसिकली मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते हैं ना, आपके इतने नंबर हुए, आपने अप्लाई किया, लिस्ट लग गई, ख़त्म बात। तो यहाँ पे ऐसा नहीं। जो NCA एडमिशन्स है उसमें किस तरह से एग्रीगेट बनता है? वहाँ पे देखिए आपके जो अगर आपने अप्लाई किया है, अब उधर मैं पहले बताता शुरू करूँ कि जी उधर 2 नए डिपार्टमेंट्स आए हैं, एक तो फैशन डिज़ाइन और एक मल्टीमीडिया जी। और मेरे ख्याल से इन 2 डिपार्टमेंट्स में इतनी हाइप है और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ऑप्ट नहीं कर पा रहे कि वो ये समझते हैं कि जी के फैशन और मल्टीमीडिया जी एक साल हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा कराएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पहले तो बात ये कि मल्टीमीडिया NCA बहुत देर से मास्टर्स में करवा रहा है,
अगर किसी जी, को जी, नहीं जी, पता। जी, हाँ जी। तो जो लोग मास्टर्स में कर रहे हैं तो वो इस मल्टी मीडिया को ऑप्ट करें, क्योंकि इसमें एनिमेशंस, गेम डिज़ाइंस, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में वाहिद एनसी है जो कि मल्टी मीडिया को सही लेके चल रहा है। ठीक है, बाकी मैंने जो मेरा नॉलेज कहता है या जो मैंने लोगों से जितना मिला हूँ, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता था अगर किसी ने गेम डिज़ाइन और एनिमेशन करनी है वो इन पर्सन सीखे रेदर दैन गोइंग टू एनी यूनिवर्सिटी। लेकिन अब आप कह रहे हाँ, हैं कि अब मैं जब ओपन ही एनसीए ने किया है, और फैशन मोस्टली 80% कहाँ से जनरेट होता है? मतलब एनसीए से। एनसीए के टेक्सटाइल जब वाले करके फैशन वो था नहीं तब हम कहते थे टेक्सटाइल ही कर लो, जी, जी। लेकिन एनसीए में रह के ही आपको फैशन सेंस आ जाएगी। आपने एक चीज़ फोकस की है मोहित के सारे डिपार्टमेंट्स के एंड में क्या आता है? डिज़ाइन। असल गेम डिज़ाइन की है, ये नहीं कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन। एनसीए फाउंडेशन में आपके अंदर एक डिज़ाइन सेंस पैदा करता है। और दूसरी बात, लीडरशिप क्वालिटीज़। आप अब खुद भी पढ़ रहे हो, आपने अपने जूनियर्स को भी देखा है, मोस्टली सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। माइंड सेट ही वो एनरोल वही होता है जिनका माइंड सेट ये होता है, तभी तो एनसीए का इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। तो आप ये देखिए वो किस क्लास को ले रहे हैं ना। ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी, और जी, बात जी, ये जी। भी होती है कि ड्राइंग सबसे अच्छी होगी तो एनसीए होगा। हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ 99% लक एंड 1% मेहनत। चाहे वो अच्छा। 2 महीने कर लें, चाहे वो 2 हफ्ते कर लें, चाहे वो 2 साल सर कर मैं लें। खुद बड़ा हैरान हुआ था कि मेरे साथ वाले इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग वाले जो आपके हमारे साथ स्टूडियो में भी पढ़ रहे थे, और उसके अलावा भी मैं कई इतने लोगों को जानता था जो बनाते थे, तो लगता था कि यार क्या हाथ है उनका, लेकिन वो रह गए। अब आपको मैं एक और इशू बताता हूँ। एडमिशन के लिए तो ये चीज़ हो जाती है कि ड्राइंग कम हो ज़्यादा हो, लक जैसे मैं बात जी, कर रहा जी, हूँ, जी। पर वहाँ पे सर्वाइवल कैसे करेंगे? 4 साल पढ़ना है ना, ऐसे ही है। असाइनमेंट्स कैसे करेंगे अगर हाथ नहीं चलता, काम नहीं आता? इधर बच्चे अब इतना पेशेंस लूज़ कर गए हैं कि वो कहते हैं एडमिशन हो गया बस अब हम आर्टिस्ट हो गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। हमारे पास फिर वो बैक रिवर्स मारते हैं, सर 3rd ईयर में हूँ, अब नहीं होता है और बर्दाश्त, अब ड्राइंग सिखा दें। अच्छा, okay, सर आगे थीसिस ईयर आ रहा है, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगा? और मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटीज़ में से आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मैं कोई सर्टन यूनिवर्सिटी का नाम लूँ, हर बच्चे को अपने स्किल का बेहतर पता होता है। जी, जी, जी। वो अगर धोखे से भी ड्राइंग अच्छी कर लेता है और वो धोखे से नंबर अच्छे ले लेता है, या उसको पता है कि उसने वो क्रिएटिव है तो वो उसमें अच्छे नंबर ले लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है कि मैं अब यहाँ पे लैग करता हूँ, मुझे इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने अपना थीसिस पोर्ट्रेट्स में करना है तो मेरे एनाटमी वीक है, मैंने अपना थीसिस स्टिल लाइफ में करना है तो मेरे प्रोपोर्शंस पर्सपेक्टिव वीक हैं। समझ रहे हैं आप? जी, जी, जी। सेल्फ तो एक्चुअलाइजेशन हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी में जाके होती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं होती। उस वक्त तो बस यही होता है कि किसी तरह अंदर पहुंच जाओ। आपको पता है अपना ना एक पहचान बनाना आर्ट्स में बहुत ज़रूरी है। जब मैं गया तो मुझे लगा कि मैं इतनी ज़्यादा आर्टिस्ट में अपनी पहचान कैसे बनाऊंगा। मैंने तो भी 1 साल पहले सोचा कि एनसीए जाना है, ऐसे ही है। हाँ। और ज़्यादातर 70% स्टूडेंट्स यही सोचते हैं। जी, जी। उनमें से 10% जो हैं वो मेडिकल के होते हैं, जो मेरिट नहीं बना सकते, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन आर्ट्स होती है, और आर्ट्स में भी फर्स्ट ऑप्शन आर्किटेक्चर होती है कि पेरेंट्स कह रहे हैं टोटली आर्ट बेस्ड डिग्री नहीं करनी, साइंसेस के जो उसमें करीब कुछ कर रहा है साइंस वो। के करीब है तो आर्किटेक्ट बन जी, जाए। जी। और बच्चों की शक्लें बता रही होती हैं कि उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बस वो आर्ट्स करना चाहते हैं और पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर में ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको गाइडेंस देता हूँ कि देखिए आर्किटेक्चर में भी गारंटी तो है नहीं आपका नाम आ जाएगा, तो आपको हमेशा अपनी कोई पैरेलल फील्ड्स जो इसके साथ मैच होती हो उनमें अप्लाई करें, जो जैसे आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट। अब जैसे मल्टीमीडिया एंड वीसीडी, मल्टीमीडिया एंड विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, जिसको हम आम लैंग्वेज में ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं, 2 डिपार्टमेंट्स आपस में ओवरलैप होते हैं। क्योंकि अगर आप बगैर सोचे समझे एनसीए में अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट्स में, तो उनके इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे क्यों अप्लाई किया था। अच्छा तरह मैच तो क्रिएट करें, सिंक कैसे यस, करें दोनों। मतलब आप ये नहीं कह सकते मेरा दिल करता है, मुझे अच्छा लगता है। जी। अगर आपके पास एक रीज़न है उसको ऑप्ट करने की, तो वो रीज़न सुनना चाहते हैं। वो बेसलेस स्टूडेंट को एंटर नहीं कर सकते, वरना उनके पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रीज़न है। यस तो वो आपको यस, तो सुनते वो और रीजंस हैं। और हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मोस्टली यही लगता है कि वो आर्किटेक्चर के बारे में पूछेंगे एनसीए में इंटरव्यू में, वो प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। अभी से आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर तो हैं नहीं, नहीं है ऐसे ही। आप आर्किटेक्ट तो हैं वो नहीं, तो उन्होंने आप सिखाना। फैशन डिज़ाइनर नहीं है, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर नहीं है, ये उनको भी बात पता है। तो उनका इस पूछने का मकसद क्या है कि वो आपसे उसी इमेच्योरिटी में जवाब चाहते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत मेच्योर जवाब सोच के जाते हैं,
और वो कंप्यूटर बेस्ड जवाब होते हैं और वो 5-6 के मैच भी करते हैं और वो सुन चुके होते हैं इतने सालों से सारा। यस तो इसीलिए वो भी जानते हैं कि अगर कोई बच्चा बात कर रहा है तो उसकी जो रूट्स हैं वो क्या हैं, कितना पैशनेट है टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। यस मतलब आपको दूसरे से अलग होना है ना। बाहर आपके जो कंपटीटर्स हैं जो बैठे हुए हैं, अगर फ़र्ज़ करें 15 सीट्स हैं एनसीए में और तो उन्होंने 45 स्टूडेंट्स को बुलाना है इंटरव्यू के लिए, एक सीट पे 3 स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहेंगे आपको लें बाकी 2 को क्यों ना लें। तो अगर आपके पास वो रीज़न है, आपके वो आपसे इंटरव्यू में भी यही सवाल पूछते हैं, स्ट्रेंथ क्या है आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। इससे क्या आती है लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। आप देखेंगे मेरे इतने बच्चे ग्रेजुएट करता हूँ, मुझे मोस्टली वो लोग याद रह जाते हैं जो एनसीए में गए होते हैं। उसकी एक रीज़न है, वो नज़र आ रहे होते हैं, बाकी सब मोस्टली गायब हो जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ में गायब हो जाते हैं। वो समझते हैं यही स्किल बात का है। लेकिन मैंने देखा एनसीए का बच्चा जानता है कि उसने मार्केट में और थेरेटिकल अपने कॉलेज लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। उनमें से मैं भी एक था। आपको तो पता है एनसीए में 3 बजे के बाद प्राइम टाइम होता है। जी जी मैं उसके बाद स्टूडियो जाया करता था, तो उस वक्त वो हिम्मत की बात होती थी। सर मैं PIFT का कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने बताया कि मैंने कहा हमारा इंस्टीट्यूट जो है 24 घंटे खुला होता था सर। वो कहता हमें 4 बजे या 3 बजे निकाल देते हैं और आप जो मर्जी करें वहाँ पे। हमने कहा यार उसके बाद तो हमारी यूनिवर्सिटी शुरू होती है। आपको पता है ये जो 24 आवर्स का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ये फैमिली बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आप अपने घर रहते हैं तो घर से प्यार हो जाता है ना, ऐसे ही। तो वो आपको वहाँ पे रहने देते हैं ताकि आप इसको एज अ होम फील, आप होम लाइक फील करें ना इसको। जी तो इसलिए तो कहते हैं एनसी इज़ अ फैमिली। हाँ जी, आप समझ आ रही है बात आपको? जी। जब आप रात को रहेंगे और आपका दोस्त आपके लिए कुछ खाना लेके आएगा, तो वो जो एसोसिएशन बनेगी वो आप 4 बजे घर चले जाएंगे तो बनेगी नहीं, कभी भी नहीं। और वो जो फिर आपस की जो प्रॉब्लम्स होंगी थीसिस में, आपकी कोई असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, एक अननोन दूसरे सेक्शन का लड़का आके आपकी हेल्प करेगा, जो उससे बॉन्ड क्रिएट होगा वो घर में होगा नहीं, कभी भी नहीं। तो ये एनसीए एक करिकुलम ही ऐसा डिज़ाइन करता है कि अनइंटेंशनली चीज़ें फॉलो कर रही होती हैं, समझ नहीं आ रही होती। जब आप ग्रेजुएट होते हैं ना, उस दिन पहले दिन जब आपका थीसिस उतर के आप घर जा रहे होते हैं, तब आपकी मेमोरी फ्लैशबैक होती है और आपको सब समझ आता है कि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। क्या क्या कुछ आपने। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से ग्रेजुएट हूँ तो मैं बात करता हूँ। मैं जिस सीट पे हूँ ना, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होता हुआ देख चुका हूँ। मैं जिस सीट पे हूँ, मैं वहाँ पे स्टूडेंट था तो मेरे स्टूडेंट्स आते थे जी जी, और मैं उनको हर साल देखता था और मैं उनको ये भी देखता था कि जब आए थे तो क्या थे, तो आफ्टर 4 इयर्स क्या थे, चेंज होता है। तो ये पूरी एक चेन मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की हुई है। ठीक है, एनसीए टीचर्स मुझे लगता है पहले से भी ज़्यादा अच्छे हैं, और क्योंकि अब जो चीज़ है ना वो सब चीज़ें ओपन है। पहले हर चीज़ इतनी असेस में नहीं थी। अब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप फ़ौरन सोशल मीडिया पर करते हैं एंटर और वो चीज़ आपको बता देती है कि टीचर सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो मेरे ख्याल से अब जो है ना वो गलतियों के चांस कम हो गए हैं। तो लोग जो बात करते हैं कि पहले जैसा नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये शुरू से बातें थी। ये चाहे आप घर से लेके किसी होटल में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, पहले कुछ और था, अब कुछ और फिर जाना भी वही है, ऐसे ही। तो अक्सर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, 90% ऑडियंस जो है ना वो कहती है शायद हम एनसीए सर्वाइव नहीं कर सकते, हम एनसीए अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, शायद एनसीए हमारे लिए है नहीं, या वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जी, जो मुझे मेरे उस्ताद ने भी कही थी कि जी 2 बबल्स हैं, एक एनसीए के बाहर का, एक एनसीए के अंदर का। तो जब अंदर से बाहर जाओ तो वो बबल फाड़ के जाएं, वो बर्स्ट करके जाएं। दोनों बबल्स अगर साथ रखेंगे ना तो आप ना अंदर सर्वाइव कर पाएंगे ना बाहर। तो हम में से जो ज़्यादातर बर्स्ट हो जाते हैं वो दोनों बबल्स मिक्स कर रहे होते हैं, कंफ्यूज, क्योंकि एनसीए इज़ अ टोटली डिफरेंट बेस सिनेरियो। लाइफ जो है ना उधर की टोटली डिफरेंट है। अगर आप वो सोचें बाहर आके करेंगे तो मौलवी फतवे लगाएंगे, समझ रहे हैं, और अगर आप जो जैसे बाहर हैं आप अंदर एनसीए के रहेंगे तो आप एनसीए का पार्ट नहीं रहेंगे। तो एनसीए सिखाता है कि आपने खुद की बाउंड्रीज़ को कैसे पुश करना है सर्वाइवल के लिए। अब मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत एक शाय स्टूडेंट था इंटरमीडिएट तक, बहुत ज़्यादा। और जब मैंने एनसीए में स्किट्स ज्वाइन की तो वो मैं फर्स्ट अपनी फाउंडेशन में से बच्चा था जिसने स्किट्स में गया, क्योंकि वहाँ पे 10 से 12 सीनियर्स इकट्ठे थे जी। और कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि उस सोसाइटी में चला जाए ना कोई। तो मैंने हिम्मत की और मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरे अंदर ये चीज़ लैक करती है, और मैं एनसीए भी इसीलिए आया हूँ कि मैं ये चीज़ को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाऊं, यस स्टेज पे। और वो सारे सीनियर्स का फोकस मेरे पे होता था
और मैं उस वक्त उतना ही ट्रेंड हुआ। और वो सर ज़्यादा चीज़ होती है क्योंकि इत्तेफाक से मैंने भी फाउंडेशन ईयर में स्किट्स ही की। अच्छा, और nice. वो उनकी नज़र होती है कि अच्छा अब ये आया फर्स्ट ईयर से, Yes. पता नहीं स्टेज तक जाता भी है या नहीं, Yes. लेकिन हम इसको पूरा Yes. एक दफ़ा बताएंगे। और मैं जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया तो अच्छा, मैं अक्सर उधर बहुत ड्रामे करता था। मैं थकता बाद में था, पहले थक जाता था क्योंकि उन्होंने मुझे और थकाना है, तो मैं पहले गिर जाता था कि जी ये लें बस मैं थक गया हूँ। फिर वो उधर से वो जूतियाँ, वो ठुड्डे, हर चीज़ आती थी। लेकिन मैंने कभी भी उस चीज़ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं लिया क्योंकि मैं एक प्रोसेस में था लर्निंग के, ठीक है, और वो भी मुझे सिखाने के प्रोसेस में थे, ठीक है। तो जब मैं स्टेज पे था तो मोहित, मेरे ख्याल से जब मैंने परफॉर्म किया तो एक आधा घंटा हो गया कि तालियां नहीं रुक रही थी, और मैं कह रहा, और मैं जो अगला डायलॉग बोलना था और मैं उन्हें मुंह से कह रहा हूँ कि बस चुप, बस, क्योंकि इंतज़ार करना होता है, इंतज़ार होता था। और मैंने ऐसी लाइफ एंजॉय की। मैं वो बच्चा था जो कहता था रैगिंग नहीं करवानी, लेकिन फिर मुझे सीनियर्स ने समझाया कि इसका बेनिफिट क्या है। आपको ना हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बाहर की ऑडियंस कह के भेजती है रैगिंग नहीं करानी, तुम अपने ईगो में रहना, ऐसे ही है। वो तो शुरू से ही कहते हैं कि उस पैटर्न में ना चले जाना, तुम चेंज हो जाओगे, खराब हो जाओगे। तो मैंने जब की तो सब सीनियर्स समझ लें कि वो पता होता था कि अहमद आ गया, और उन्होंने मेरे लिए अपनी असाइनमेंट्स रखी होती थी रैगिंग की तैयार, और मैं उसको इतना करता था कि किसी टाइम वो कहते थे यार तू चला जा, बाकी आ कोई और आ जाए। तो मैं वो चीज़ इन्जॉय करता था। और हमारे टाइम पे ना ऐसे भी हम करते थे, कोई जान के ना कोई पिंक पर्स पहन लिया, किसी फ्रेंड का ना पिंक बैग पहन लिया है, तो वो सीनियर्स को अट्रैक्ट करता था, तुमने पिंक क्यों पहना, इधर आओ। तो वो हम जान के उनके पास जाना चाहते थे ताकि हम उनसे इंट्रो कर सकें। तो अब ये चीज़ भी थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि ऑब्वियसली जब चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती हैं फिर उन पर बैन लगना शुरू होता है। तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि एनसी अगर कोई स्टेप लेता है, उनकी डीसी कोई स्टेप लेती है तो वो इसलिए लेती है क्योंकि उसका ओवर यूज़ हुआ होता है। हमने दोनों तरफ से है ना कि सीनियर्स भी देखें और जूनियर्स भी देखें। यस। तो इसीलिए अब हमारे फाउंडेशन के ट्रिप के बाद आज तक एनसी का कोई ट्रिप नहीं गया। 2014 किया था। ऑब्वियसली हमारे बैच ने कुछ हुआ होगा जो चीज़ें नहीं हुई। तो ये है कि वहाँ की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे देखती है, तो या इसका मतलब है वहाँ पे डिसिप्लिन तो है। मैं हमेशा कहता हूँ एनसी का स्टूडेंट ना सिर्फ एनसी के जो बाहर फुटपाथ है ना उसमें शश से घूमता है। हाँ जी। आप कभी उसको अंदर देख लें, उसके तो टाइम ही नहीं होता, चेंज हो जाता है। तो हम पेरेंट्स को भी यही गाइड करते हैं कि जी अच्छा बुरा हर बंदा होता है, आप अपनी परवरिश पे यकीन रखें क्योंकि आपने बच्चे को ज़्यादा बॉटअप दिया है। 4 साल से बच्चा चेंज नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं तो आप उसको बाहर सड़क पे अकेले छोड़ दें, उसमें वो एलिमेंट्स हैं। एनसीए शायद आपको ये लिबर्टी देता है कि जो एलिमेंट्स आपके अंदर हैं आप उन्हें एक्सप्लोर करके बाहर दिखा सकते, जो शायद सोसाइटी उस तरह से ना दे। हम सर कल यही बात कर रहे थे कि हमारे जो टीचर्स होते थे वो हमें पहचानते सारे, शायद दूसरे इंस्टीट्यूट्स में इतना कॉमन नहीं है। वो जानते थे कि यार इसका ये मसला चल रहा है, इसके साथ ये होना चाहिए। ये चीज़ें दूसरे इंस्टीट्यूट्स में शायद फर्स्ट ईयर में कभी भी और आप देखेंगे तो आप एनसीए के ग्रेजुएट्स में भी ये चीज़ें फील करेंगे, अपने सीनियर्स में भी ये फील करेंगे जिनसे आपकी एसोसिएशन है, आपके जूनियर्स भी हैं ना, जी, और आप भी के कोई सीनियर्स भी होंगे। आप फील करें कि वो वहाँ की जो स्टूडेंट बॉडी है ना वो एनसीए को एनसीए बनाती है। आपकी सोसाइटीज़ किसके हैंड ओवर है? स्टूडेंट बॉडी के। तो वो सारे आपके डायरेक्टर्स कौन है? स्टूडेंट बॉडी। कोई बाहर से आके सिखाता है? तो वही आपके सीनियर जूनियर, और फिर ये लेगेसी बनती है। जब फेस्टिवल की तैयारी होती है तो पिछले सारे डायरेक्टर्स आते हैं, वो उस परफॉर्मेंस को देखते हैं, वो फिर आपको जज करते हैं। आप ये देखें ना, एक फैमिली का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से? यहाँ से। हालांकि सर इंस्टीट्यूट छोड़ के अब यानी कि आपने ग्रेजुएट हो गए, आप पता नहीं अपना क्या काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी प्रोफेशनल, फिर वो वापस आते हैं एक सोसाइटी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक अंदर से ना एक अजीब किस्म की प्राउडनेस होती है जब वो बुलाते हैं ना। एक अजीब, आप 100 दफ़ा वहाँ से गुजरें, आपको वो कहेंगे यार किसी टाइम में यहाँ पे रोज़ आया करता था, लेकिन जब आपको कोई बुलाया जाता है, आप उस बिल्डिंग में एंटर होते हैं ना, ट्रस्ट मी ऐसा लगता है पहली दफ़ा ही एंटर हो रहे हैं और आज फिर एडमिशन लेने आप जा रहे हैं। मुझे ऐसी फील आती है। जब मेरा नाम नहीं आया था 1 साल तो बहुत सारी ऑप्शंस थी मेरे पास कि ये कर लें, ये ऑप्ट कर लें। जी। लेकिन हर एक के लिए एक पहला फेलियर होता है। मेरी लाइफ का पहला फेलियर ये था कि मैं एनसीए जाना चाहता था और नहीं आया, तो मैं वहाँ पे डीमोटिवेट भी हो सकता था। लेकिन मुझे मोटिवेशन आई कि सिर्फ किस वजह से एडमिशन नहीं हुआ, ड्राइंग ना सीखने पे। ड्राइंग नहीं आती थी, चीज़ों का नहीं पता था। बस आप सोचें कि मैं सुबह 9 बजे शाइकिला जाता था और शाम को 6 बजे तक बैठ के पर्सपेक्टिव ही ड्रॉ करता था, और ये मेरी प्रैक्टिस लगातार 7 मंथ्स थी।
और उस दौर की बात कर रहा हूँ जब शाही किला के सामने पुल जो बन गया है ना, फ्लाईओवर, जी। वो बन रहा था तो शाही किला तक जाते हुए 1.5 घंटा लगता था पैदल। मैं पत्थरों पे चल के जाता था और वापस 1.5 घंटे बाद आता था। तो उस वक्त इतना आसान नहीं थी अप्रोच, लेकिन ये सोचा कि आर्किटेक्चर में जाना है, पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो मुझे लगता था एक डब्बा क्यों बनाऊँ, मैं पूरी बिल्डिंग क्यों नहीं बनाता, मुझे वो पर्सपेक्टिव्स कर लूँगा तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान। तो कभी भी खुद को एवरेज ना रखें, एक्सट्रीमिस्ट रखें। आप एवरेज रह के ना कुछ कर नहीं सकते। एवरेज रह के आप ज़िंदगी ज़रूर गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक भीड़ में खुद को विजिबल करना है, मुमताज़ करना है, मुमताज़ कह सकते हैं जी। लेकिन ये देखिए ना, मुझे ये सीट का पता तो नहीं था। आज से आप 12 साल पीछे चले जाएं, अगर मैं इस सीट के लिए करता कि मैंने ये करना है तो शायद मैं कर ना पाता। मुझे ये भी नहीं पता आज से 5 साल बाद मेरी सीट क्या होगी। मैं फिर भी एफर्ट रोज़ करूँगा। मैंने 6 साल लॉरेंस में पढ़ाया ना, 5-6 साल बागे जिना में मैंने पढ़ाया। बिल्कुल। तो आप यकीन करें वहाँ पे भी इतना डिसिप्लिन था कि मुझे लोग आते थे, वो पूछते थे कि अच्छा बाग में पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 500,000 रुपया लेते होंगे, मैं तब भी 10,000 लेता था। तो वो पूछते थे बाग में 10,000, ना कोई पंखे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कुछ, कोई वॉशरूम्स नहीं। फीमेल्स ज़्यादातर परसेंटेज जो हमारे पास रेशियो है वो फीमेल्स की होती है। लेकिन वहाँ पे आप यकीन करें कि सिर्फ रहना ना, मुझे एनसी ने सिखाया था। अच्छा मौसम होता था, बोतल पीते थे, मालियों को भी पिला दी। उधर वॉशरूम वाला था, उसको भी पिला दी। तो क्या करते थे वो, हमारे लिए एक वॉशरूम साफ़ करके रखते थे, माली आने से पहले झाड़ू दे के रखते थे कि जी वो सर ने आना है क्लास देने। जगह ऑटोमेटिकली बन गई, उन्होंने बना ली। और जब मैं छोड़ने गया तो वो सारे खड़े हुए थे कि नहीं जाने देंगे। अच्छा, यहाँ पे तो एक ही चीज़ काम की होती थी, वो आप वो भी लेके जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने चीज़ें आगे प्लान करनी थी। वहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मैं बच्चों को टोनल वैल्यूज़ नहीं सिखा सकता था, लाइट स्टडी। वहाँ पे जैसी सूरज की शाम होती थी, टोन बच्चा ड्रॉ करता था, वो चेंज होना शुरू हो जाता था, कंट्रोल नहीं था। यस। तो फिर मुझे तो अब आगे चीज़ों को लेके चलना था, इसीलिए फिर मैंने ये चीज़ें ऑप्ट की। एक बड़ी मज़े की बात, तो इंस्पिरेशन वाली बात है मेरे लिए भी, और जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दी वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने थीसिस दिया तो मेरा थीसिस था एनवायरनमेंट्स पे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्किटेक्ट्स ग्रेजुएट होके बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो। मुझे लगता था एक पिक्चर, एक आर्ट पीस की एक तस्वीर जो है ना, वो भी आपके इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट कर सकती है। उसके लिए ना ईंटों का होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उस स्पेस का होना ज़रूरी नहीं है। आप मेमोरी में उसको विजुलाइज करें और आप आज यहाँ बैठे हैं, अभी आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरा थीसिस थोड़ा अलग था, एनवायरमेंटल आर्टिस्ट पे था। तो बिलाल अशारी थे, वो एक बर्ड्स एनवायरनमेंट के ऊपर एक गेम डिज़ाइन कर रहे थे। तो वहाँ पे उनके लोग आए देखने ना थीसिस, तो उन्होंने मुझे हायर किया। उन्होंने कहा जी आपको हम जॉब ऑफ़र करते हैं, आप पहला थीसिस देखें जो आर्किटेक्चर में ना एनवायरनमेंट्स पे काम हुआ है। और मेरी एनाटमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं करैक्टर्स भी बनाता था। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट असाइनमेंट दी कि आपने ना जुगाड़ू कौवे का घर डिज़ाइन करना है। अच्छा। अब कौवा खुद जुगाड़ू होता है, अब उन्होंने जुगाड़ अटैच कर दिया उसके साथ, तो वो कितना जुगाड़ू होगा, कहाँ से तिनके पकड़ के क्या। यस। तो उन्होंने मुझे उस वक्त ऑफ़र की 4 लाख की पर मंथ। और अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हुआ, ठीक है। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि अच्छा मैं इधर 10 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त 4,000 4,500 या 5,000 फीस थी, और सीज़न भी नहीं था, तो समझ लो 3 या 4 बच्चे थे। ये 20-25 हज़ार ऑप्ट करूँ कि 4 लाख ऑप्ट करूँ। तो सारे ने कहा कि डिग्री भी तुम्हारी आर्किटेक्चर है तो इसी को परस्यू करो, कहाँ बाग में जाके पढ़ाओगे, क्या मेहनत करोगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, पैसों से ज़्यादा मेरी तब भी ना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन थी। वरना सुबह जून जुलाई की गर्मी में आप बाग में जाके बैठ के देखें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक और लेक्चर दें, कोई बंदा कहेगा ना मुझसे पैसे भी लेके वहाँ बैठा नहीं जाता। तो मैं वहाँ बैठता था और 300 बच्चा पढ़ाता था। और 12 तारीख की जब हवा चलती थी तो हम कहते थे स्विच बंद कर दो, ज़्यादा हवा आ रही है। तो एक बच्चों के साथ एक, मुझे आज भी मैं कहता हूँ वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने मुझसे फैसिलिटीज़ नहीं मांगी, उन्होंने कहा सीखना है तो आपसे ही सीखना है। अब तो फैसिलिटीज़ ही इतनी है कि बच्चा एनवायरनमेंट्स देख के भी आते हैं ना, ऐसे ही है। तब सिर्फ स्किल देखते थे, उनके पास ऑप्शंस थी कि इस फीस में एयर कंडीशनिंग रूम भी है स्टूडियो, वो नहीं जाना, यहाँ ही आना। तो जब ये ऑप्शन आई मेरे पास तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। एक दफ़ा बंदा सोचता है कि आपने आगे चीज़ों को लेके चलना है, मेरा था कि मैं आगे जाके फिर गेम डिज़ाइंस में चला जाऊँगा। तो ये सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए, जिसमें वासिफ़, आर्ट बाय वासिफ़ जो है वो भी मेरा स्टूडेंट है, बाकी साद नवाज़, हारून, हमजा अख्तर चौहान,
सब मेरे पास आए, उन्होंने कहा अहमद भाई एक एक मसला है। मैंने डिस्कस किया जी ये चीज़ हुई है ना, तो उन्होंने कहा देखिए अहमद भाई पैसे तो जितनी आपके किस्मत में ना आप रिस्क कमा लेंगे, लेकिन मुझ जैसा वासिफ कैसे बनाएंगे, मुझ जैसा हारून, मुझ जैसा साद, मुझ जैसा हमजा, टीचिंग से हट जाएंगे। तो मुझे ये बात बड़ी क्लिक की कि मुझे भी तो इस मुल्क को कुछ देना है ना। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ पैसे अर्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नीयत से अगर आप देखें ना मेरी नज़र से, तो मुझे लगता है मैं सोसाइटी को ये आर्टिस्ट दे रहा हूँ और मुझे देने हैं। मेरी जो टेम्परामेंट है ना वो पुराने उस्तादों वाला है। हम शुगल भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन काम के वक्त ना शुगल होता है ना शुगल के वक्त काम होता है। ऐसे ही तो मेरा ज़रा पुराना स्टाइल है, क्योंकि मेरे उस्ताद भी वही रह चुके हैं, जितने भी पिछले सारे उस्ताद हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम दिखाते हैं स्केच वॉक्स, हम इवेंट्स करते हैं, तो वो सिर्फ एक दिन ही होता है बस, उसके अलावा नहीं होता। बाकी वही 6 घंटे बैठ के ड्राइंग करनी होती। तो ये जब मुझे बात रियलाइज़ हुई तो आपके सामने इसका अजर देख लें क्या है कि वो इतनी बड़ी एक फैमिली और कम्युनिटी बन गई कि माशाल्लाह अब हमें कहना पड़ता है जी सीट्स फिल हो गई अभी नहीं, अभी ये वाले सेशंस में नहीं है, इसमें नहीं है। फिर मेरे पास एक दूसरा मेरे एक मेंटोर थे सर अल्ताफ़ महमूद ना, उनकी डेयरी के बहुत बड़ा बिजनेस था वेंचर। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई। उन्होंने जब कोविड आया ना तो सब चीज़ों का डाउनफॉल आया। कोविड का टाइम वो टाइम था जब मैंने लॉरेंस से एक बिल्डिंग में शिफ्ट किया और उस बिल्डिंग का रेंट था 2 लाख रुपए पर मंथ, और मैंने 5 महीने का एडवांस दिया हुआ था। जितना मेरे पास सेविंग्स थी मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन सब उधर दे दी। और आप सोचें कि जिस वक्त वो उसकी ओपनिंग थी उस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब सब इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे, और मेरे जेब में उस वक्त सिर्फ 2000 थे, क्योंकि बाकी सब मैं दे चुका था। एंड आई वाज लाइक अब क्या करूं। तो मेरे उस वक्त मेंटोर ने मुझे ये सजेशन दी कि अहमद जो इस टाइम में सर्वाइव कर गया ना तो आम हालात उसे कभी कुछ नहीं कह पाएंगे। तो वो माइंड में ना मेरे बात फिरती रही। मैंने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन सेशंस इंट्रोड्यूस किए। एंड मोहित, मेरे ख्याल से मैंने उस साल 400 स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाए। अच्छा। यस। मैं सुबह 8 बजे बैठता था, शाम को 7 बजे तक सेशंस ही होते थे। 1 घंटे का सेशन, आधे घंटे का गैप, 1 घंटे का सेशन, 40 स्टूडेंट्स एक सेशन। लोगों के पास दूसरी एक्टिविटी भी यही चीज़। और मुझे 90% क्यूरीज ये आती थी कि जी आप ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे सर। और मुझे आपको सही बात बताऊं, मुझे सिखाना भी नहीं आता था और उनको सीखना भी नहीं आता था। ये विद टाइम आया। मेरी नीयत ये थी कि मैं चेयर पे बैठ जाऊंगा, मैं सिखा के उठूंगा। मैं उठता ही नहीं था, चाहे वो 1 घंटे का सेशन 3 घंटे का होता था ना, मैं नहीं उठता था। मैं कब बैठा रहूँगा, एक्सप्लोर करना। यस। जब मैंने वो सिखाना शुरू किया और मैंने बच्चों की प्रोग्रेस देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो स्टूडियो स्टूडेंट से ज़्यादा ऑनलाइन की प्रोग्रेस है। ठीक है, और ये बात सच भी है, क्योंकि ऑनलाइन पे आने का मतलब है आप अपने प्रोफेशन और आर्ट्स के साथ सिंसियर हैं। एनवायरनमेंट में ना कुछ 40% एनवायरनमेंट का रोल होता है, 60% आपके सीखने का रोल होता है, लेकिन नहीं, ऑनलाइन के बच्चे मैं कहता हूँ 90% फोकस्ड होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है ख़ुद को एफर्ट करना और काम करना। और उस साल माशाल्लाह मेरे ख्याल से आप लोग भी उसी 2021 के बैच के थे। जी। तो उस वक्त उसका अगला साल का बैच था 2021। ये 2020 की बात हमारे वक्त में इनके खुल गया था स्टूडियो, ओपन हो गया था, अभी खुला था, तब प्लस माइनस हो रहा था। तो फिर उनमें से कुछ 400 में से स्टूडेंट्स 250 तक हमारे पास स्टूडियो शिफ्ट हुए, फिर एक सर्कल स्टार्ट हुआ चलना। लेकिन मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो वो चीज़ पे बैक कर जाती है, आपकी नीयत। और मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं फिर दोबारा चीज़ें लेके चलना शुरू करूँगा। मुझे था मैं भी क्या करूँगा, मैं तो अपने लिए स्टार्ट किया था कि मैं बिज़ी रहूँगा, और वो इफ़ेक्टिव हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने सीखना था। तो अब हमारे पास आउट ऑफ द कंट्री भी बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने ऑन द स्पॉट आके NCA, PIFD या PUCAT के टेस्ट नहीं दे सकते, तो वो 6 महीने पहले तैयारी करते हैं और फिर वो ऑन द स्पॉट जब एडमिशन ओपन होते हैं वो पाकिस्तान आते हैं। और आउट ऑफ स्टेशन गिलगित, बल्तिस्तान, हुंजा, कराची, सिंध, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ के। तो इससे कोई फ़र्क है ऑनलाइन फ़ी में या हमारी फ़ी में 5000 का डिफरेंस है। ठीक है, इतना वो भी इसीलिए होता है कि एनवायरनमेंट में AC वगैरह चलता है, उसके चार्ज हैं। जो एजुकेशन की पैसे हम लेते हैं ना क्वालिटी के, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन पे एफर्ट ज़्यादा है। ऑनलाइन पे हम बैठ के 1-1.5 घंटा कंटिन्यूस लेक्चर देते हैं। स्टूडियो में 1-1.5 घंटा कंटिन्यूस लेक्चर नहीं होता, आधा घंटा लेक्चर होता है, बाकी इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को बताया जाता है। डिफरेंस है ये, प्रैक्टिस का टाइम। हाँ जी। और हमारे होम असाइनमेंट्स रेगुलरली आती हैं, वो चेकड होती हैं। अगर कोई नहीं भेजता तो हम उसको अगले दिन ग्रुप में ऐड नहीं करते।
अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आपने होम असाइनमेंट की है तो ही आप अगले लेक्चर को समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप अभी से इजी हो Step जाएंगे by step तो पे। फिर आप पूरा महीना और फिर नेक्स्ट मंथ आप। अब मैंने ये देखा है कि जब स्टूडेंट बोर, पता है कब होता है? जब वो इजी हो जाता है, जब उसे लगता है हर चीज़ सेटिस्फाइड है, ये तो मैं कर लूँगा, कर ही लूँगा, ये तो सेटिस्फाइड है। हम्म। तो मैं हमेशा आपकी ड्राइंग देखता हूँ, उसके अगली बात बताता हूँ। मैं कभी तारीफ़ करने का फ़ायदा नहीं है, बाहर के लोग करें आपकी तारीफ़, मैं तो सिखाने वाला हूँ ना, मैंने तो अगली बात सिखानी है। ये हो गई, अपने लिए किया, अच्छी बात है, अगला ये है। तो ये कुछ सिनेरियोज होते हैं जी सीखने पे। और ये सब चीज़ें जो अब हम आज हम बात कर रहे हैं, ये किसने दी है? मैं तो एनसी से ही पढ़ा, जी उसके जी। अलावा तो मैंने किसी यूनिवर्सिटी को, मैंने सब्स्टिट्यूट में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी। अच्छा अच्छा, कि मतलब होता है ना कि बैकअप रखा होता है। बैकअप रखा हो, ये हो। मैंने अप्लाई किया पंजाब यूनिवर्सिटी BNU, वहाँ पे मैंने फ़ीस वगैरह सबमिट करवाई, लेकिन गया नहीं जब तक मुझे फाइनल नहीं हुआ कि मैं एनसीए का पार्ट नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं गया तो मैं ऑप्ट कर लूँगा। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, पहले साल जब मेरा नाम नहीं आया तो मेरे लिए एनसीए एक बहुत जुनून था, लेकिन जब मुझे स्किल आ गया ना, तब मेरे लिए था कि कोई बात नहीं, मैं पूरी एफर्ट करूँगा, लेकिन हर साल तो एनसीए के लिए वेस्ट नहीं ना कर सकता। नहीं कर सकता। क्योंकि आगे जाके मैंने भी चीज़ों को सर्वाइव करना है। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एनसीए के लिए साल वेस्ट ना करें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ें, अपने माइंड को मैच्योर करें, चीज़ों को देखें और नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई कर दें। ठीक है, आपको मैच्योर होना ज़रूरी है। अगले 30 साल बर्बाद करने से बेहतर है 1-2 साल से कुछ नहीं होगा, वो बचा लें। लोग 1 साल बचाने के लिए अगले 30 ईयर्स कुर्बान कर देते हैं। पूरा अपना लाइफस्टाइल फिर उस हिसाब हाँ से जी। करना पड़ता और कोई यूनिवर्सिटी, हाँ देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी स्टूडियो, कोई भी यूनिवर्सिटी जो सिखाने बैठी है ना, वो आपको सिखा के ही जाएगी। लेकिन देखें, हर एक का एक लेवल होता है। एक अब आप तरीका है। एम्पोरियम जाते हैं, उसके अंदर फ्राइज़ की प्लेट है 500 की, बाहर वही प्लेट 50 रुपीज़ की है। रिस्क उसको भी मिल रहा है, रिस्क उसको भी मिल रहा है, लेकिन ऑडियंस चेंज है ना। आपने चूज़ करना, आपने 50 वाले लेने, आपने 500 वाले। तो ये हर बंदा अपनी पॉकेट को भी देख के देख सकता है, बाकी चीज़ें। एनसी की जो मुझे सबसे इंस्पायरिंग बात लगती है वो ये है कि वो ये नहीं कहता कि हज़ारों की चीज़, लाखों की चीज़ होगी तो कॉन्सेप्ट अच्छा है। वो कहता है हाँ, कूड़े से ले आएँ, ऐसे ही तिनके है। से बना लें, बिल्कुल ऐसे। धागे से निकाल लें। अगर इस कॉन्सेप्ट में मीनिंग है तो बस हमें यही चाहिए। तो इससे आपका जो एक्सपेंस है 4 ईयर्स का, वो कितना कट डाउन हो जाता है। अक्सर लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देखते हैं जी, कि जी जी। अच्छा 12-13 लाख रुपए है, वो ये नहीं देखते थीसिस में 10 लाख लग जाएगा। और लगता है सर, हम देखते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जी, इतना शशका। देखिए और जी, वो सब। उनके जो क्योस डेवलप होते हैं, उनकी लाइटिंग बनती है, फिर उनके जो डिज़ाइनर्स जिनको देख के आप गए होते हैं, उन्होंने आना होता है, तो उन्होंने उनके लिए तैयारियां करनी है और आपसे ही करवानी है। ऑब्वियसली ऐसे ही है। तो फिर तो आपको ही उस चीज़ को पे बैक करना है ना जी। लेकिन एनसीए में ऐसा नहीं होता ना। एनसीए में तो आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है। आप सोचिए, मेरा थीसिस जो था उसके अंदर कोई बिल्डिंग नहीं थी, आर्किटेक्चर का थीसिस दे रहा हूँ और कोई बिल्डिंग ही नहीं है। मैं कहता था मेरा जो थीसिस है वो एक जर्नी है, मैंने तो जर्नी डिज़ाइन की है, और सफ़र की तो डेस्टिनेशन ही नहीं होती। तो इसलिए मेरी कोई बिल्डिंग टाइप ही नहीं थी। तो ये आर्किटेक्चर के अंदर लाया कर रहा था आप? यस, बहुत मुश्किल से। मैम राबिया, हाँ जी, मेरी मैम मैं आज जो हूँ ना, यहाँ बैठे बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनका राबिया 90% रोल है मैम राबिया इज़्ज़ी का। मैं कूड़े वाली बात करता था, वो सोना बना देती थी मुझे, और उन्होंने ये हेल्प की मुझे कि मैं यहाँ तक ये चीज़ लेके चलूँ। मुझे याद है मेरा ना मिड जूरी में ना रिवाइज हो गई, मिड जूरी जो थी, तो उन्होंने कहा ये दोबारा होगी। ये हम बच्चा ना कंफ्यूज है कॉन्सेप्ट को लेके। मैं लाइब्रेरी में रात के 8 बज रहे हैं और मैम राबिया ने मुझे कॉल की और कहा कि अहमद ये ना तुम्हारी ज्यूरी जो है ना वो रिपीट होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, इसमें क्या। और वो मुझे बताते हुए डरी कि मेरी इतनी एफर्ट है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सोच लिया मैंने, अगर अगले साल में सप्ली में भी दूंगा ना थीसिस, करना यही है, करना यही है, हाँ जी। कोई ना देखे। क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था उसके अंदर कि मुझे दूसरी बात समझ ही नहीं आती थी। और जब मेरे जूरर्स थे वो रईस फ़हीम थे, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तो बड़ी एक मज़े की बात है, मेरा डिस्प्ले मैंने डेविड कोर्टयार्ड में किया था। अच्छा, हाँ अच्छा। जी, उस वक्त क्या था, आंधियाँ चली, डेविड गिर गया, तो जगह थी, मैंने प्रिंसिपल से बात की तो मुझे वो क्योस मिल गया। मैंने सारा लकड़ी का सेटअप बनाया, डिस्प्ले किया, तो डेविड में मेरा थीसिस हुआ। क्योंकि आरकी के 4th फ्लोर तक तब मैं 4 साल तक खुद नहीं गया था, तो मुझे लगता था मेरा थीसिस भी देखने कोई नहीं आएगा। हाँ। तो मैंने उधर डेविड में थीसिस किया। तो जब वो जूरर्स आए ना, तो उनके साथ मैम फ्रीहा, उन्होंने एक सेपरेट एक टीचर रखी जो न्यूट्रल चीज़ों को जज करें, ना बच्चा एक्सट्रीम हो जाए ना जूरर एक्सट्रीम हो जाए।
तो उन्होंने जूनियर ने आके मुझे पूछा बच्चे एक आर्किटेक्ट के क्या काम होते हैं, मैंने उन्हें बताया जी सर ये सारे काम के थे। वेरी नाइस, अगर ये सारे काम आपके थीसिस में ना हुए तो हम आपको फेल कर देंगे। ये पहले 5 मिनट में बात हो गई। अब आई वॉज लाइक ज़मीन तो निकल गई है, कोई बात नहीं, अब पानी रह गया, हवा रह गई है, उसी पे बात करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर्स आया। वो कहते थे इस थीसिस पे कोई पास नहीं होता, तुम्हें ऑनर्स मिल गया, तो समझो ये डिस्टिंक्शन है। ऐसे ही। और आज भी मुझे मैम बताती हैं, जब भी वो लोग आते हैं वो कहते हैं मलंग वाला ठीक है, अच्छा अच्छा, मलंग वाला बंदा ठीक है। तो मुझे लगता था एक पहचान छोड़ना ना बहुत बड़ी बात है। 5 साल में मेरा जूरीज लगी होती थी ना, लोग कहते हैं अमन मुमताज़ का काम है, क्योंकि सब मैनुअल होता था। कोई आर्किटेक्चुरल ड्राइंग हो गई, कुछ हो गया, आपको लगता था कोई फाइन आर्ट्स की जूरी होने लगी है। तो अक्सर मुझे जूरर्स ये भी कहते थे फाइन आर्ट्स में क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा फिर आर्किटेक्चर में इतनी अच्छी ड्राइंग्स कौन करेगा अगर सब फाइन आर्टिस्ट वहाँ चले जाएंगे। जी। तो बेसिकली आर्ट, ये आर्ट जो आर्किटेक्चर है ये भी तो एक आर्ट ही है ना। ऐसे ही। पेपर चेंज है, कैनवस चेंज हो जाता है तो फाइन आर्ट्स हो जाता है। पेपर मिल जाता है, पेपर पे नक्शे बनाते हैं, तो वो भी तो एक ड्राइंग ही है ना। बिल्कुल, उसका तो कोई मीनिंग नहीं हो सकता। तो मेरी ना ये सोच बड़ी पक्की थी, कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता। अगर मैं किसी से ऑपोजिट रूट में जाऊं और एक्सेप्ट करूं कि सब मेरे पीछे आए, तो ये गलती किसकी है? मेरी। अगर मैं अलग हूं तो मुझे अकेला ही होना पड़ेगा ना। ऐसे ही है। तो इसीलिए अगर आप कोई डिसीजन घर में लेते हैं फाइन आर्ट्स चूज़ करने का, आर्किटेक्चर चूज़ करने का, प्रोडक्ट चूज़ करने का, और लोग उसको इतना प्रमोट नहीं करते, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप ही उस घर में पहले बंदे हैं जो पहला रूट डेवलप कर रहे हैं, और आप उस घर का ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि उसको देख के लोग कहेंगे यहाँ चले जाओ। जब मेरा पहला साल ज़ाया हुआ तो मेरे अब्बा जी हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उनके आसपास दोस्तों ने कहा बच्चा जो है ना कंट्रैक्टर आर्किटेक्चर की तरफ जा रहा है, तो यार ये तो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है तो इसको इंजीनियरिंग में लाओ। मैं गूगल से पढ़ के जाता था जी आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके आगे स्कोप क्या है, इसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप क्या है, मैं उनको कन्विंस करता था। लेकिन फिर मैंने किया वही जो मैंने करना था, ठीक है। 1 साल बाद वही लोग मुझे पता ही कहते हैं हमारे बच्चे को भेज दोगे NCA भेज दोगे, अब उसकी तैयारी करा दो। एंड आई वॉज लाइक मुझे कन्विंस करने वाले मुझे क्यों कह रहे तो समझ आ रही है बात की। जी। तो इस तरह तो हर सिनेरियोज में ये चीज़ें होती हैं। आपको अपने डिसीजन को सही करना, मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये पावर दे देनी चाहिए कि वो खुद ऑप्ट करें। जब उन्हें डिसीजन पावर आएगी ना, वो उस डिसीजन को ऑन करेंगे, वरना वो ज़िंदगी में एक एक्सक्यूज़ लेके पूरा साल बैठेंगे, आपने ये कराया, मैं तो ये करना चाहता था। ये मैं पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। इस तरह 3 इडियट्स में वो कहता है कि ज़िंदगी भर आपको कोसूंगा, इससे बेहतर नहीं अपने आप को कोस लूं। और ये रियलिटीज़ हैं। मैं आपको एक बात है, मैं सब चीज़ें इन्फॉर्म कर देता हूँ, एग्रीगेट्स इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो लोग डर जाते हैं, नहीं हमारा बच्चा इतने बच्चों में, हमारा बच्चा इतनी जल्दी कैसे कर लेगा सारा कुछ। फिर वो कहते हैं, जो उनको फिर कोई हौसला देता है ना कि हम आपके बच्चे को भेज देंगे इधर, वो वहाँ जाते हैं, फिर अगले साल फिर जाते हैं, फिर वो अगले साल फिर जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4 साल बाद वापस मेरे पास आए, सर आपने ही ठीक कहा था, नहीं हो पाया, और अब आप तैयारी करें। मतलब आर्ट्स में उनका नाम ही नहीं आया 3 साल से, 4 साल बाद तो उन्होंने ग्रेजुएट हो जाना था। मतलब फोकस ही उनका गलत साइड पे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ जी कि आपने NCA जाना है या आपने NCA से स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। मेजर रोल आपका NCA से पढ़ना होना चाहिए। अब देखिए मैं आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मेरी सोर्स ऑफ फंडिंग फाइन आर्ट्स के थ्रू आती है ना जी। बिल्कुल। तो आर्ट्स में ना कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स नहीं है, आर्टिस्ट ही होता है एक, उसकी अप्रोचेज़ हैं ये आर्ट्स की। वो प्रोडक्ट में कर ले, वो टेक्सटाइल में, हाँ उनकी फंक्शनैलिटी, प्रोडक्ट एनालिसिस सारा कुछ चेंज है, लेकिन जो डिज़ाइन सेंस है ना, वो एक बंदे को ना देखने की आदत हो जाती है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि मोहित ये मेरा हाथ है, ये लकीरें हैं, इसमें 1 घंटा देखी जाओ, फिर 1 घंटा, फिर 2 दिन देखी जाओ, तीसरे दिन थोड़ी सी लकीर चेंज होगी ना, आप कहेंगे सर पता नहीं लग रहा क्या गलत है, लेकिन ये 2 दिन पहले जैसा हाथ नहीं है, कुछ चेंज है, आपको समझ भी नहीं आएगी कौन सी लाइन चेंज है। इसी तरह आपको डिज़ाइन अच्छा देख के, डिज़ाइन पढ़ के ना डिज़ाइन समझ आ जाता है। कभी आपको बताना नहीं आता ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा, आप कहते हैं बस मज़ा नहीं आया। कई उसमें प्रोपोर्शंस कुछ होते हैं, कुछ सिमेट्री होती है। तो ये NCA सिखाता है। NCA ज़्यादातर आपकी थॉट प्रोसेस, आइडिएशन पे, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी ड्राइंग चाहिए होती है NCA के लिए, क्योंकि आपके प्रोपोर्शन अच्छे हैं तो आपके डिज़ाइन प्रोपोर्शन अच्छे हैं। वरना आप एक चीज़ बड़ी एक छोटी रख देंगे तो उसको आप मॉडर्न आर्ट कह सकते हैं सिर्फ, ऐसे ही उसमें कोई गलत सही नहीं ना है। बाकी अगर डिज़ाइन है उसमें फंक्शन भी है, अगर फंक्शन सही लाई नहीं कर रहा तो डिज़ाइन फॉल्ट है। बिल्कुल।
और डिज़ाइन कभी अच्छा और बुरा नहीं होता, डिज़ाइन तो फंक्शनल बेस्ड होता है जी। अब एक कंघी है, वो मैं पत्थर की बना देता हूँ, मैं कहूँ फेरो, उठाई नहीं जाएगी तो बालों में कैसे फेरेंगे? मटेरियल भी डिपेंड करता है उस पर, खाली फंक्शन नहीं, डिज़ाइन मैटर नहीं करता। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मटेरियल और मटेरियलिटी का नहीं पता कि मटेरियलिटी क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ द मटेरियल। एक लकड़ी को ही स्मूथ कर दें तो उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, लकड़ी को ही रफ़ कर दें उसकी टेक्सचर बेस्ड अलग चीज़ बन जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे इस चीज़ों को रियलाइज़ कराया जाता है। और आप सारा दिन जहाँ से आप बाउंस होते हैं दूसरा आर्ट डिपार्टमेंट आ जाता है, दूसरी जगह से बाउंस होते हैं तीसरा आर्ट, फिर उनके आप देखें जो जिस तरह NCA प्लान्ड हुआ है कोर्टयार्ड बेस्ड, जी वो और डिपार्टमेंट्स के इनक्लोज्ड एक स्पेस बन जाती है, वो अलाउ करता है कि हर बच्चा राइट लेफ्ट आके एक जगह जमा हो। तो आप देखें बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ना कोर्टयार्ड्स हैं, वहाँ पे सारा दिन धूप आएगी। हाँ जी, यानी कि इसे ना चाहते हुए भी आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने से डिफरेंट। आप सोचें, मैं कॉलेज से निकलने की कोशिश करता था 3 बजे, मुझे 4 बज जाते थे निकलते ऐसे कोई मिल रहा है, फिर कोई जूनियर नज़र आ गया तो उसकी रैगिंग करनी है, कोई वो नज़र आ गया। मैं सोचता था मैं 3 बजे निकला हूँ और ये 4 कैसे बज गए? तो हम मतलब घर वाले इतने वो कहते थे तुम्हारी तो 4:30 बजे क्लासेस एंड होती है, तुम 7 बजे से पहले क्यों नहीं आते? और ऐसा लगता था अभी तो फ्री हूँ मैं। तो ये चीज़ आप सोचें कि ये क्या चीज़ें जो NCA नहीं जाता वो नहीं ये समझ ही नहीं सकता। ऐसे जिसने NCA सिर्फ सुना है वो कहते हैं ना, मैंने आपको ये बातें अभी की हैं, आप ये मुझे 1 घंटे बाद ये बातें रिपीट करें, क्या वो सेम होंगी? नहीं वो तो जो सुनता है ना वो कभी भी सेम बात नहीं कर सकता। ऐसे जिसने फील किया है, जिसमें वो जो करिकुलम है, वो जो सारा सोशल गैदरिंग है, वो जिसके अंदर एनरिच हुई है ना, उसके पास बातें करने को है। आप इन बातों को समझ रहे हैं क्योंकि आपने ये बातें ऑब्जर्व की हैं, वरना किसी के लिए बड़ी बातें हैरान वाली होंगी, अच्छा ये कैसे हो सकता है, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। यस, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को अपने कैंपस में एनरिच कर दिया। आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ देखते रहते हैं, आपका माइंड घूमता रहता है। FTV डिपार्टमेंट देख लें, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, हर दफ़ा लोकेशन चेंज होती है। कितने ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि VCD के हैं, कोई फाइन आर्टिस्ट के जो व्लॉगर्स बन गए, जी वो कहाँ से बने? वहीं से उन्होंने शुरू किया, वहाँ से शुरू किया। ऑडियंस कहाँ से मिली? NCA की मिली। सपोर्ट किसने किया? उन्होंने किया। तो क्यों? ये चीज़ें हैं। आप किसी को नहीं भी जानते ना, लेकिन आप एक आर्ट पीस देखते हैं ना अगर, तो आप कहते नहीं यार इसका मैं वो उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे कि मैं उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करूँ, वो चाहे समझ आए ना आए, आपसे ताल्लुक हो ना हो, कहते कुछ करना चाह रहा है तो मैं जहाँ तक मैं कर सकता हूँ एटलीस्ट मैं तो इसकी सपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो सर अगर थोड़ा सा इसको NCA के रेलिवेंट और NCA की लाइफ ये बड़ी हमने डिस्कस की, लेकिन अगर एक व्यूअर है जो कि शायद अकेडमी की फ़ीस नहीं दे सकता या वो अफोर्ड नहीं करता कि वो कहीं पर एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट पे या किसी स्टूडियो में ज्वाइन करके ये चीज़ें सीखे, अगर उसको आप बेसिक्स बताएं कि NCA में अप्लाई करने के लिए क्या क्या टेस्ट हैं, क्या चीज़ें हैं जिस पर उसे काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर साल चेंज हो रही हैं, हर साल अपडेट हो रही हैं। जैसे अभी डिपार्टमेंट्स की भी हमने बात की, तो टेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, जैसे FTV वाले कभी ड्राइंग उनको करनी पड़ती है, कंपल्सरी हो जाता है, हमारी दफ़ा में नहीं था, आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स करनी पड़ती। तो मैं कहूँगा आप थोड़ा जो बेसिक्स है ना कि जो कि टेक करके ही आप NCA में एंटर कर सकते हैं, वो बेसिक्स बता दें ताकि उसके लिए जो एडमिट होना चाह रहे हैं उनको हेल्प हो। देखिए उनका जो सबसे पहली जो एक क्यूरी आती है जी, बहुत ज़्यादा ये बात इन है जी कि NCA में स्टिल लाइफ आती है, ऐसे ठीक है जी। मैं हमेशा इस बात को डिसएग्री करता हूँ, कहता हूँ कि अगर उन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं की तो आप पोर्ट्रेट, फिगर, स्टिल लाइफ, और वो तब आएगी जब आप ड्राइंग की बेसिक्स करेंगे। हम क्या करते हैं कि वो 2 कुर्सियाँ बना लेते हैं, एक कपड़ा रख देते हैं, पिछले 2-4 टेस्ट को पढ़ लेते हैं और कहते हैं जी बस ये स्टिल लाइफ आती जा रही है, यही आएगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तो चीज़ें ऑन द स्पॉट डिसाइड होती हैं, किसी को भी नहीं पता। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है कि जी ये आएगा टेस्ट में, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो ये तो ऑन द स्पॉट डिसाइड होती है, किसी को नहीं पता। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करें, कुछ भी ड्रॉ कर लें, किसी भी एंगल में ड्रॉ कर लें, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो फिगर हो, चाहे वो स्टिल लाइफ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एक कंपोजिशन हो। और सर जिस तरह आप पिछले 5 सालों में किस तरह की चीज़ें आई, हाँ, पानी ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन है। बताएं। अब जो मोस्टली जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो हो रही हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, शॉर्ट फ्रेमिंग के हिसाब से। आफ्टर कोविड ये चेंज आया है, आफ्टर कोविड जब ग्लव्स आना स्टार्ट हुए, झाड़ू आना स्टार्ट हो गई, पानी फेंक दिया कतरों पे उन्होंने फैला दिया। अब जो सोचने वाली बात है कि इसमें वो क्या चाहते हैं।
अब आप मुझे बताएं, एक बच्चा पानी बना रहा है, उसने पानी को काला ही बना लेना ना, उसका रिफ्लेक्शन निकालना मुश्किल है। यहाँ पे फ्रेमिंग्स आ जाती हैं। एक पानी को आप फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट के स्टूडेंट हैं, आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दी, आपने उसका डिस्प्ले नहीं अच्छा किया, तो क्या वो प्रोडक्ट मीनिंग रखेगी? तो पानी उस वक्त एक प्रोडक्ट है, दिखाएं कि पानी उस सिनेरियो में कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो ड्रॉ करें। आपको किस तरह से नजर आ रहा है, आप उसमें क्या देखिए, आप एक सेल्फी लेते हैं, एक रेस्टोरेंट गए हैं आप और पीछे आपकी BMW खड़ी है, तो आपने पिक्चर ली है और सेल्फी में आप दिखाना चाह रहे हैं मेरी पीछे BMW है, उसका लोगो आ रहा है, आप किस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। जब आप एक सेल्फी लेते हैं तो आप फ्रेम में कुछ ऑब्जेक्ट्स को डिसाइड करते हैं। अब हम ड्राइंग फ़ौरन कर लेते हैं, पानी आया पानी बना दो। हमें तब भी फ्रेमिंग डिसाइड करनी पड़ती है कि मैं अपनी ड्राइंग को सबसे अलग फ्रेम को कैसे कर सकता हूँ, मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं जो मैं डिफरेंट एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करूँ और मेरा फ्रेम ही डिफरेंट हो जाए। देखें, कभी कभी ना कुछ स्टूडेंट्स की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका नाम नहीं आता। पता है क्यों? इसीलिए नहीं आता क्योंकि इंडिविजुअली तो ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, क्राउड में नज़र ही नहीं आती। और जब ड्राइंग टेस्ट होती है, जो चेक हो रहे होते हैं, टेस्ट जो चेक, वो सामने मल्टीपल पड़े होते हैं, आप देखेंगे अच्छी ड्राइंग्स छुप जाती हैं। आप जैसे इतने ज़्यादा होंगे जिन्होंने वो की। यस, तो अच्छी कैसे निकलेगी, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे निकलेगी? जिसका फ्रेम, जिसका पेपर वेट, जिसने ऑब्जेक्ट्स का वेट, जिसने बैकग्राउंड का, फोरग्राउंड का वेट ही डिफरेंट किया होगा, वो सारों में से अलग दिखेगी। ऐसे ही तो वो सिलेक्ट होगी। तो ये मसला, अब वो क्रिएटिव बेस्ड जाना स्टार्ट हो रहे हैं। हम तो कभी कभी मिट्टी भी रख देते हैं कि मिट्टी भी ड्रॉ करें, दे सकते हैं ना जी। तो जब पानी आ सकता है फिर पानी के बाद कुछ नहीं रहता। तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रह गई है कि हम कुछ भी ड्रॉ कर, मैं कहूँगा कि दीवार है ना, इसके ऊपर क्रैक है, ये ड्रॉ कर दें, मैंने तो इसमें भी ड्राइंग जज कर लेनी है। मैं कहूँगा जी ये आपका जो पेपर नहीं है, इसी पेपर को जो ड्राइंग टेस्ट दिया है, इसी को ड्राइंग बोर्ड के अंदर इन्वॉल्व करें और ड्रॉ करें। सब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ड्राइंग आनी चाहिए। यस, और ड्राइंग कब, और आप कुछ भी कब बनाएंगे, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। दूसरी बात यह कि देखें, अगर आप NCA प्लान कर रहे हैं, कोई भी आर्ट यूनिवर्सिटीज़ प्लान कर रहे हैं, तो किसी की भी फ़ीस 150 से पर सेमेस्टर कम नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप स्टूडियोज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे ये एक्सक्यूज़ लगता है, फिर आप NCA भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर NCA तो बाद में स्कॉलरशिप दे देता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। देखिए, फर्स्ट फाउंडेशन ईयर में तो सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती। कितने लोग स्कॉलरशिप सोच के जाते हैं, क्या वो उतना पे बैक करते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप्स आ जाएं? फिर क्या करते हैं? नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, फिर क्या करते हैं? पे करते हैं ना। इसका मतलब है जब आप सीखते हैं ना, तो आपको फिर उस चीज़ का पे करना पड़ता है, ठीक है। और मोस्टली आर्ट्स में लोगों को लगता है आर्ट ही तो है, बोलना ही तो है जी, क्या ही हो जाएगा, कितनी मेहनत लग जाएगी। देखिए, हर बंदा का एक सर्वाइवल होता है। आप कल को आप आर्टिस्ट बनोगे तो आप किसी को कहोगे कि मुझे ऐसे ही बता दें? नहीं। तो फिर आप किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? हाँ, सही गाइडलाइन देना, सही जगह ऑप्ट करना, वरना आपका यू टर्न बहुत लंबा जाके आएगा 1 साल बाद, अगर आपने सही चीज़ें डिसाइड नहीं की। अब मोस्टली जो फीसिस है ना, वो सब स्टूडियोज़ की और सब जगह की, कोई 2 साल पहले खुला है, कोई 20 साल पहले खुला है, सेम है। हाँ जी, कोई इतना फ़र्क नहीं है, ऐसे ही है, सबकी सेम है, 2-4 हज़ार, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मसला यही आता है कि अब देखिए, ऑनलाइन सेशंस हैं, कई लोगों को कन्वेंस इश्यूज़ होते हैं, वो हमसे ज़्यादा तो कन्वेंस वाला ले रहा होता है जी, वो छुट्टी भी कर लें तो वो फिर भी लेते हैं। तो यही बातें आती हैं कि आपको अपना एक माइंडसेट बनाना है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं ड्राइंग सीख रहा था तब मेरा भी ये माइंडसेट था कि बहुत फ़ीस है, घर वाले कहते थे आर्ट्स कर रहे हो, इतनी फ़ीस है, इतनी चीज़ें हैं। लेकिन साथ वो मुझे ये भी कहते थे, देखो फ़ीस जितनी भी है, उधर से जो नॉलेज लेनी है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, जो जितनी फ़ीस में कंसेशन कराते हैं ना, वो उतने ही दिन नहीं आते। हाँ, उन्होंने उस चीज़ का बैलेंस किया होता है, लाइट उसको ले लेते हैं, सीरियसली नहीं करते। यस, और कंसेशंस भी ना एक ट्रेंड है। मैं जहाँ पे बैठा हुआ ना, ये कंसेशन कराना भी एक ट्रेंड है जी, बहुत सारे हैं। आप क्यों इतनी ले रहे हैं? तो आप वहीं चले जाएं अगर आपको अवेयरनेस है। तो मेरे आप देख के आए हैं, तो हम हर चीज़ का एक चार्ज होता है जी। तो मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, और हमारी देखें कि मेरे बाकी भी काम है, लेकिन हम थ्रू आउट द ईयर क्यों चलते हैं? क्योंकि हम इनमें पायोनियर हैं। एंट्री टेस्ट में मैं बहुत सारे, आपको लगता है कि हर स्टूडियो में 4-4 हज़ार रुपये की वर्कशॉप्स होती हैं, पेंटिंग की, ड्राइंग की। मैं नहीं करवा सकता हूँ ना, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती है। मैं उस क्राउड में, उस कंपटीशन का पार्ट ही नहीं हूँ।
क्योंकि मैं एंट्री टेस्ट बेस्ड चीज़ें करता हूँ और मेरा काम है लोगों के फ्यूचर डेवलप करना और उन्हें एक यूनिवर्सिटी में सबमिट करना जिसमें वो चाहते हैं, और उनके प्लान कुछ और होते हैं, उनको मैं गाइड करता हूँ कि ये डिपार्टमेंट्स ये, और ये कन्विंस करना आसान काम नहीं होता। नहीं, जब वो 4 साल की डिग्री कर लेते हैं ना, फिर वो रियलाइज़ करते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब लोग स्टूडियोज़ में पढ़ रहे होते हैं या ऑप्ट कर रहे होते हैं ना, तब तक तो वो सबसे बेस्ट समझ रहे होते हैं उस जगह को, लेकिन 80% जब एडमिशन ले लेते हैं उनको पता लगता है कि उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास कोई 5 साल बाद भी कोई मुझे मिले ना, 10 साल बाद, वो कहे स्टार्ट यहाँ से हुआ था, इन्होंने गाइड किया था। आज आपने मुझे बुलाया, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने जो वहाँ पे सीखा, जो चीज़ें देखी, आपको लगता है कि वो थ्रू आउट द टाइम साथ साथ एवॉल्व होती गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये देखिए ना, मैंने आपको बाद में भी तो फेस करना है। हाँ जी, एक टाइम पे थे तो बिल्कुल ब्लैंक आए थे, स्टूडेंट थे, पता आज भी नहीं माशाल्लाह था देखो क्या ये चीज़ें कर हैं। रहे हो और चीज़ों को ऑन कर रहे हो, अभी तो ग्रेजुएट नहीं ना हुए, नहीं हुआ तो फिर ये सब चीज़ें की एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। है। आप खुद एक एग्जाम्पल हो जो मैं बातें कर रहा हूँ। चले सर, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन सर अगर मेजरली बात कर रहे हैं इसके अंदर, कुछ मैं बात कर रहा हूँ कि ये माइंडसेट बनाना और वो सारा, ये तो बहुत सारी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी ने दिया। आप बात करें, मुझे भी मिला, आपको भी मिला, और बहुत सारे जो हैं यूनिवर्सिटी वाले उनको मिलता है। लेकिन जो इसमें आना चाहता है, क्या वो अपने अंदर ही कौन सी कैपेबिलिटी देखे कि वो आर्ट्स को करे भी परस्यू या नहीं? क्योंकि आफ्टर इंटरमीडिएट हम यही बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि बहुत कम टाइम है ये डिसाइड करने का, जो साइंसेस के बैकग्राउंड से है, मोस्टली प्री इंजीनियरिंग का है, प्री मेडिकल का है। तो क्या वो अपनी फील्ड को स्विच करे, क्या वो रिस्क ले एशियन कंट्रीज़ के अंदर जिसमें सोचा जाता है कि आर्ट्स तो यार मरासियों का शौक है? और देखिए बात पता है क्या है, बात तो सिर्फ ये है कि कंसिस्टेंट और पेशेंट रहना मुश्किल है। ऑप्ट कुछ भी कर लें, पेरेंट्स आते हैं कहते हैं सर ये डिपार्टमेंट में स्कोप है, सर उस डिपार्टमेंट में स्कोप है, स्कोप बंदे का होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्या करना है आपने, वो कहते हैं जी आर्किटेक्चर करना है। मैं कहता हूँ क्यों करना है, लाइसेंस डिग्री है इसलिए करना है। क्या आपको लगता है ये घर बनाना शुरू कर देगा तो 10 करोड़ साइड में 10 करोड़ पे 50 लाख लेगा? कब लेगा? जब ये बुढ़ा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जी स्कोप इंसान के अंदर है। मैं उनको हमेशा कहता हूँ, मैंने केमिकल इंजीनियर्स वो भी देखे, आर्किटेक्ट्स वो भी देखे जो 30,000 लेते हैं, और वो भी देखें जिनके लिए लोग 3 साल इंतज़ार करते हैं कि यही घर बनाएगा। अब आपने उस फील्ड में कौन सा बनना है, स्कोप तो वो डिफाइन करेगा ना जी। ऐसे ही मैं कह दूं जी इसमें है उसमें, फिर अक्सर मेरे उस्ताद भी कहा करते थे मोची बन जाओ, लेकिन बाटा जैसा मोची बनने में भी बहुत स्कोप है ना। हाँ जी, बाटा जैसा बने, दुनिया अच्छा, खत्म हो जाए, मोची उसके फ्रेंचाइज पास- ना खत्म हो। अच्छा मोची उसके पास काम नहीं रुकेगा वो। देखिए चाहे अब ये आपने जो अभी ये वाली बात की है ना, ये इतनी डीप बात है कि हमें समझ नहीं आती। आप 90% पेरेंट्स से सुनेंगे मुल्क में तनख्वाहें नहीं है मिलती, काम नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती। आपको पता है क्यों नहीं मिलती? कि उनको काम उनका किस तरह का है। और असल में हम किसी की मजबूरी नहीं बनना जानते, हमें लगता है ये पैसे मिलेंगे। आपको पता है जब हम आर्ट सीख रहे थे ना, तो हम पूरा दिन मेहनत करते थे, ये भी नहीं पता होता था महीने बाद 500 रुपये मिलेगा कि नहीं, और फिर भी मेहनत करते थे। पता है क्यों? क्या सोच के, यार ये बंदा मौका दे रहा है अपने अंडर काम करने का। अब बंदा आता है ना, अभी फर्स्ट ईयर में होता है, पूछता है सर क्या पे देंगे, ऐसी जरा डिसाइड कर लें। लाइन लगानी भी नहीं आती होगी, पे डिसाइड कर लें। तो हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हम मैं हमेशा ये चीज़ अपने स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, आप मजबूरी बनना सीखें। लोग आपको उतना पे करेंगे जितना आप मांगेंगे। हम ना यूनिवर्सिटीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। 4 साल माँ बाप को लगता है हम पैसे दे रहे हैं, बच्चा दिखाता है वो मेहनत कर रहा है। जब जॉब की बारी आती है, बच्चे को पता होता है मेरे अंदर कुछ नहीं है, जब जॉब के लिए आता है वो कहता है जॉब ही नहीं है, वो कोई और ले गया। वो जो कोई लेके गया उसने भी तो जॉब ही ली ना, उसके पास ये कैपेबिलिटी थी जो शायद आपने लैक तो हमेशा आप थोड़ा सा सोचें इस बात पे कि आपको चाहिए क्या, आपने आगे अपने आप को किस तरह लीड करना है। आपने अगर अभी से इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ किया तो आगे तो लाइफ कंप्रोमाइज्ड ही मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कंप्रोमाइज यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। हाँ, सब्सटीट्यूट्स रखें, जहाँ बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है एडमिशन की उसको आप एंड पे रखें, लेकिन उससे पहले एक सब्सटीट्यूट रखें, अपना साल वेस्ट ना करें। लेकिन माइंडसेट हमेशा जो सबसे मोस्ट टॉप ऑफ द लाइन का बनाए। आप कोई गाड़ी लेते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का रेट पूछते हैं कि नहीं पहले, कि ये टॉप ऑफ द लाइन कितने की है, तो वो लाजमी पूछें और देखें, फिर आपको पता लगेगा आपका बजट गैप कितना आ रहा है।
तो आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं। और अगर आपकी किस्मत में, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनसीए में नाम आ गया तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं पूछता हूँ कि अल्लाह जिसको प्राडो देता है वो ये सोचता है गाड़ी स्टार्ट करूँगा 1000 रुपये का पेट्रोल गया, बाइक वाला सोचेगा ना। जी। तो अगर अल्लाह ने आपको इतने बच्चों में एडमिशन दिया है तो अफोर्ड कराना भी, पहले आपको फीस दी है फिर एडमिशन मिला है, वरना पैसे देने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, उनको क्यों नहीं मिल गया। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों से मत घबराएं, रिस्क लें। आपने कहा ना रिस्क बहुत है, तो रिस्क तो हर चीज़ में है। मेडिकल में देख लें, पॉइंट्स में नहीं नाम आता, नहीं आता ना। जी ऐसे तो फिर रिस्क उसमें नहीं है। डॉक्टर आप मुझे बताएं बन के कितने कोई 6-6 लाख रुपए ले रहे हैं शुरू में, तो वो सब लोग शुरू में, हर डॉक्टर भी इतने नहीं ले रहा जितनी हम बात करेंगे। हर जगह ना एग्जाम्पल्स हैं लो टू हाई की, तो आप हर वाई आर्ट्स में हम ज़्यादा ही कुछ जोर लगा देते हैं कि जी लो टू हाई, लो ही है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ये बस माइंडसेट की बात है। और एक और बात कि पेरेंट्स आप लोगों के दुश्मन नहीं होते, उनको बस अवेयरनेस नहीं है। उनको इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नज़र आए और उन्हें लगा कि हमारे बच्चे का फ्यूचर इन्हीं 2 डिपार्टमेंट्स में सिक्योर है, तो आपको मेहनत लगती है उनको सिक्योर करने में कि जी आर्ट्स में भी है। लेकिन जब उन्हें पता लग जाए कि हमारे तो इर्द गिर्द आर्ट्स है, आजकल हर घर में टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, ये सोशल मीडिया पे कंपेन्स चल रही हैं, वीडियो एडिटिंग हो रही है, ये सब किन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं जी? आर्ट्स का ही। लेकिन नहीं पता ना, उन्हें लगता बस ये हो रहा है, ये कोई लोग हैं जो कर रहे हैं, ये नहीं पता कि आर्टिस्ट ही कर रहे हैं, जो अपने इर्द गिर्द इतनी चीज़ें देख रहे हैं, जिस गाड़ी में कर रहे हैं ट्रैवल, जो बिल उसके अगर कोई गाड़ी आपने उसको करना है, चेंज करना है, उसके बम्पर चेंज करने हैं, तो वो प्रोडक्ट में नहीं आता जी। ऐसे ही है, ग्लास, घड़ी, ऐनक, कुछ भी ले लें। जी। लेकिन सर अगर सिंपल मैं कहूँगा आप एडमिशन के थोड़े से टिप्स दे दें, ज़ाहिर ऑब्वियसली उसके लिए तो ज्वाइन करना, एडमिशन की जो सबसे है ना, वो आपने जो है लगातार जो है ना ड्राइंग एटलीस्ट 6 आवर्स कांस्टेंट ड्राइंग करें। आप कहीं से सीख रहे हैं या आप कहीं से सीख नहीं रहे, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये आएगा कि जो खुद से कर रहा है वो 6 महीने लग जाएंगे, जो कहीं से सीख रहा है उसको 3 मंथ्स लग जाएंगे, डिफरेंस ये आएगा। लेकिन आप एक टाइम पे सीख जाएंगे, ठीक है जी। एटलीस्ट 6 आवर्स की आप ड्राइंग करें और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखें, ठीक है। आप उसको सिंपल चीज़ को ना देखें, वो तो आप बना ही लेंगे, उसके माइंड की पिक्चर भी आपके अंदर है ना, वो आप कर लेंगे। उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करने की कोशिश करें, और अगर आपसे नहीं बनता लाइव तो आप पिक्चर लें और दोनों को लाइव और कॉपी रख के उसको जो है वो फोकस करें और फिर उसको ड्रॉ करें। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है जी। एप्टीट्यूड टेस्ट में मोस्टली 4 to 5 पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है वो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस का होता है, ठीक है जी। उसके अंदर जनरल नॉलेज में MCQs भी आ सकते हैं, उसके अंदर ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, उसके अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हर साल पैटर्न चेंज होता है। सेकंड पोर्शन क्रिएटिव ड्राइंग का होता है, उसके अंदर पजल सॉल्व करनी भी आ सकती है। उसके अंदर वो कोई 2 लाइनें लगा के कह सकते हैं आसपास एनवायरनमेंट ड्रॉ करें। उसके अंदर कोई शेप्स भी, उसके अंदर कोई वो ग्लेज पेपर दे सकते हैं, उससे आपने कटिंग से भी चीज़ करनी हो सकती है। उसके अंदर आपने यस कुछ भी क्रिएटिव में कोई पोर्शन आए, मैं आपको उसकी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। थर्ड पोर्शन में मोस्टली कंप्रीहेंशन आ जाती हैं, ठीक है। फोर्थ पोर्शन ऐसे राइटिंग का होता है, क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें एक टॉपिक दे देते हैं और आप ऐसे में आप बेशक क्रिएटिव ना हो, लेकिन आपने ऐसे में जो है ना मेटाफोरिकली स्टेटमेंट्स को देना है। यानी आपने नेगेटिव आर्टिस्ट जो है वो क्या करता है, वो आर्ट के थ्रू सोल्यूशन देता है ना किसी भी प्रॉब्लम का, तो वो नेगेटिव को भी प्रेजेंट करता है इन अ पॉजिटिव वे, ताकि लोग उसको देखें। एक टीवी पे ब्लड गिर रहा है, खून हो रहा है, वो एक अलग है, लेकिन वो पेंटिंग के थ्रू एक डिफरेंट मैसेज दे रहा है। तो ऐसे में वो न्यूट्रल देखते हैं कि जी आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। ये पोर्शन है एप्टीट्यूड का। थर्ड इंटरव्यू में आपने सबसे ज़्यादा फॉर NCA हॉबी पे फोकस करना है। आपकी हॉबी क्या है, बात हॉबी से शुरू होती है, और हॉबी एक वो वॉल्यूम होता है जो उनको बहुत जल्दी आप उन्हें वेलकम कर देते हैं आपको जानने के लिए। अच्छा मैं इसको पसंद करता हूँ, फिर वहाँ से आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उधर से आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता लगना शुरू होते हैं। उनको पता लगता है अच्छा ये स्टूडेंट कहाँ कहाँ लाया करता है, ठीक है, क्योंकि वो देखता है कि एक हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जो आप प्रेशर के बगैर ऑप्ट करते हैं ना। कोई प्रेशर नहीं होता कि यही करो और इसको हॉबी कहते हैं, बाकी पूरी लाइफ में हर चीज़ प्रेशर में आती है। तो जो बंदा हॉबी को ऐसे सिलेक्ट करता है और उसके अंदर इतना डीप होता है, वो कहते हैं जब ये अपने प्रोफेशन को हॉबी बना लेगा तो ये उसको कितना डीपली अंडरस्टैंड। सबसे ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं, वो जो चली चलाई हॉबीज़ होती हैं कि बुक रीडिंग करता हूँ, बुक रीडिंग, हाँ, जो कभी की भी। देखिए मोस्टली 70% लोगों की हॉबीज़ वही होती हैं, क्योंकि हमारे आसपास यही हैं।
लेकिन हर बंदे का उसको लेके चलने का अब आर्ट एक ही है, एक बुक पढ़ी होगी तो सर उसको बुक रेटिंग नहीं कहते। फिर वो पूछते भी हैं कि लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी, कैरेक्टर कौन सा पसंद था। और एक बात आप ये इमेजिन कर लें कि आप कोई भी हॉबी बता दें दुनिया की, वहाँ पे जो पैनल बैठा है ना वो उनमें से एक उनका एक्सपर्ट होगा। सर मैं कहूँगा कि आप अपने, मुझे तो पता है आपका इंटरव्यू किस तरह से रहा था, आप थोड़ा सा अपने इंटरव्यू का बताएं कि आपकी हॉबीज़ के बारे में। मैं बेसिकली मुझे डॉग्स का शौक है। जी, ठीक है। तो जब मैं गया तो मैंने ना, अब तो ऑनलाइन पे हॉबीज़ का फॉर्म आता है ना, तो हॉबी के बाद तो फॉर्म शिफ्ट ही नहीं होता, तो हम तो मैनुअल फॉर्म सबमिट करते थे। तो मैंने हॉबी का पोर्शन ब्लैंक छोड़ दिया। मुझे लगता था कि इंटरव्यू, पता आपको क्या चीज़ होती है? इंटरव्यू वो होती है जो आप किसी को अलाउ करें कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे। मुझे लगता है इंटरव्यू ये नहीं होता कि अगला आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगला तो आपको जानता ही नहीं है ना, आप जो कहेंगे वो उधर से ही स्टार्ट हो जाएगा। जो तो उसका बेसिक्स है वो उसने उसी में रहते हुए बात करनी है। तो मैंने हॉबी का पोर्शन छोड़ा कि स्पेसिफिकली यहीं से बात हो ना। तो उधर मुझे पूछा गया कि जी अच्छा डॉग्स में क्या पसंद है। मैंने कहा जी मेरे शेफर्ड्स और लैब्राडोर्स। सर वो वाली बात बताए ना स्टार्ट से कि उन्होंने कहा आपने कोई, आप हॉबीज़ के बगैर जमे हो जी तुसी। तो मैं ना पहले बहुत, मुझे बताया हुआ था कि जब सर तैयारी करा रहे थे कि उनकी जो कैजुअल टॉकिंग होती है ना वो बहुत कैजुअल होती है, आपने उसको देख के घबरा नहीं जाना कि ये क्या हो गया। जी मैंने तुसी हो भी था बगैर जमे। मैंने कहा सर मैं आई सिट, मैंने चेयर उठा के पीछे की, आराम से बैठा एंड आई वाज लाइक जी सर हैं, बिल्कुल हैं हॉबीज़। वो मैंने जल्दी से सबमिट कराया तो मुझे बाद में याद आया कि मैं भूल गया। तो उन्होंने कहा जी बताएं क्या है। मैं कहा सर डॉग्स रखता हूँ जी। अच्छा डॉग्स रखते हैं, नाइस। अच्छा कौन कौन से रखते हैं? मैं कहा सर शेफर्ड्स हैं, लैब्स हैं, अब मेरे पास रिट्रीवर है। तो अच्छा वाओ। अब जब वो कहते हैं ना अच्छा वाओ, वो आपको अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं और आप इजीली फ्रेंडली वे में ना एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी सर। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे बताएं कि इन दोनों का ब्रीडिंग कैसी होती है। अब मैं कहूँ ब्रीडिंग कैसी हो, अच्छा वो पूछ रहे थे इनके केज कैसे डिज़ाइन होते हैं। अब मुझे ऐसा समझ आना शुरू हो गई कि ये आर्किटेक्चर के लिए मैं गया हूँ इंटरव्यू के लिए, तो ये उसकी तरफ आना चाह रहे हैं ना। तो मैंने कहा जी सर दोनों के केजेस डिफरेंट हैं, उनकी ब्रीड सर्वे डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली जब डिलीवरी टाइम, हर दोनों डॉग्स का डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट टेम्परामेंट है, तो ऑब्वियसली चेंज होता है। अच्छा वो काटते नहीं है आपको? मैंने कहा नहीं सर, हम बेसिकली डॉग शोज करता हूँ तो हमें उनका जो टेम्परामेंट है वो बड़ा लो रखना पड़ता है ताकि हर जज उनकी टंग साइज़, टीथ साइज़, टेल साइज़ देख सके। अच्छा करते करते ना एक मैम थी, सेरेमिक्स की एचओडी थी, वो कहती हैं ऐसा करें आप आर्किटेक्चर छोड़ें, आप कुत्तों का बिजनेस करें, बहुत ऊपर जाएंगे। मैंने उधर फिर एक लाइन मारी, मैंने कहा मैम यू आर टॉकिंग अबाउट माई हॉबी, लेट्स टॉक अबाउट माई पैशन, दैट इज़ आर्किटेक्चर। अब मेरा सिर्फ कहना ये था, हॉल में हुटिंग स्टार्ट हो गई और जितना वो करे मैं उतना ही नीचे जाऊँ। एंड आई वॉज लाइक अच्छा। तो उन्होंने कहा जी बताएं ये स्टार्ट कहाँ से हुई जी, आपका ये पैशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने बिल्कुल सच बात कही, कोई झूठ नहीं। मैंने कहा देखें जी सबके पास बचपन में सॉफ्ट टॉयज़ होते थे, मेरा दिल करता था मेरे घर की जो बाहर की जो नक्शा है ना, मुझे एलिवेशन कहना आता था, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा बाहर का जो शेप है ना वो उस सॉफ्ट टॉय जैसी हो, उसकी आंखें खोलूँ तो खिड़कियाँ खुलें, हाथ ऐसे हो तो सीढ़ियाँ नीचे जाएँ, इस तरह मेरा दिल करता था। तो मैम कहती हैं ऐसा लगता है फिर सारे घर तोड़वा देते हैं और डिज्नी वर्ल्ड बना देते हैं। मैं वहाँ पे संडे को न्यूज़पेपर पढ़ता था और मलिक रियाज वाज प्लानिंग कि जी एक डिज्नी वर्ल्ड बने। तो मैंने कहा मैम देखें अभी रिसेंटली प्लानिंग्स बातें हो रही हैं, तो जब मैं आर्किटेक्ट हूँगा तो मैं अपना शौक पूरा कर लूँगा यहाँ पे। एंड दे वर लाइक यस ठीक। आप अपने जिस डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं कितना पैशनेट है कि आप यस। फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बातें होती रही, मुझे कहते चिड़ियाघर किसने डिज़ाइन किया। तो मैंने साफ कहा नो आइडिया, सोचा भी नहीं, सोचता भी तो गलत कहता। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता आप डायरेक्टली कहें जी नो आइडिया। मैंने कहा जी नो आइडिया। उन्होंने कहा चलें डिज़ाइन करें, चिड़ियाघर डिज़ाइन करें। मैं जाके चिड़ियाघर जाके ना एनाटमी बनाता था एनिमल्स की, तो मैंने बड़ा देखा हुआ था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो ग्राफिक्स में भी अप्लाई किया था और आर्किटेक्चर में, दोनों मेरे स्कोप ऑफ वर्क में शामिल थे। तो मेरा नाम भी दोनों में आया था, लेकिन प्रेफरेंस आर्किटेक्चर थी, तो इंटरव्यूज़ का हो रहा था। तो मैंने उन्हें कहा जी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या क्या देखेंगे। मैंने कहा मैं देखूंगा सबसे पहले कितने एनिमल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, अगर वो इंपोर्ट हो रहे हैं तो उनका हैबिटेट क्या है, उनका सर्वाइवल क्या है, उन्होंने कितनी देर के लिए रहना है, उनका ड्राई लैंड है, वो वेट एरिया में रहते हैं, ड्राई एरिया में रहते हैं, और ये सारा कुछ। तो मैं उनका ब्रीड सर्वे देखूंगा, हर एनिमल को एक डिफरेंट लैंड और पीस ऑफ लैंड चाहिए होगा चीज़ों के लिए। मुझे ये पता नहीं था, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं जानवर रखता था, पेट लवर था, तो हर जानवर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने वही सोच के कह दिया ना।
अच्छा वो कहते, अच्छा वो सिचुएशन बेस्ड उन्होंने एक चीज़ दी, उन्होंने कहा आपने 100 जानवर हमने डिज़ाइन किए हैं चिड़ियाघर, अब हमने इम्पोर्ट 200 जानवर कर लिए, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त मेरे जो कई भाई हैं, कज़न है, वो आर्किटेक्चर में उनके साथ कर रहा था, देख रहा था। तो उस वक्त ना वो एक घर डिज़ाइन कर रहे थे, जो उनका जो बेटा था ना वो यूरोप में होता था, तो उन्होंने ना सिंगल स्टोरी घर डिज़ाइन करा। उन्होंने कहा मेरा बेटा वापस आ रहा है तो आप डबल स्टोरी कर दें। तो मैंने कहा सर मैं जो 100 एनिमल्स मैं डबल स्टोरी कर दूंगा। तो उन्होंने ये देखना था कि अगर एक फील्ड में इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इंस्टेंट डिसीजंस कैसे लेंगे, फंसता है या फिर उस पे कोई सोचेगा तो मैंने कौन सा डबल बना देना था, गलत है। तो वो उन्होंने वो थॉट प्रोसेस देखा एंड फिर साथ ही फिर वो पता है क्या, वो कंफ्यूज करते हैं क्योंकि 10 to 12 टीचर्स का पैनल होता है, कोई यहाँ से सवाल, कोई यहाँ से सवाल, कोई यहाँ से जवाब। आपको हमेशा उसका जवाब देना जिसकी बात आपको समझ आई, और फिर आपने नेक्स्ट पूछना सर आप भी कुछ कह रहे थे, ताकि उनको भी रिस्पेक्ट देना। ये तैयारी है इंटरव्यू की बेसिकली। ये करते करते जी फिर उन्होंने मुझसे पूछा कितने फीट है, ये कितने फिट है, ये टेबल कितनी हाइट की होती है, ये क्या करते करते मतलब मैं उठना चाहूँ और वो उठने ना दें। आपका क्यों 40 to 45 मिनट्स का हुआ। जब मैं बाहर निकला मैंने कहा उफ बहुत मुश्किल था, यानी 3-4 बच्चे तो वहीं डाउन हो गए और उन्होंने कहा लगता हमारा कंपटीशन कम कर लिया। यस। लेकिन सर आपने जो इंटरव्यूअर्स थे उनको ये कॉन्फिडेंस दिया या आपने उनको ये दिखाया कि मेरे से बात करो, मैं बात करना चाहता हूँ? देखें जब आप बात करते हैं तो वो भी ये देखते हैं कि अच्छा ये कहाँ जाके रुकेगा, उन्होंने भी तो आपको कहीं रोकना है। हाँ, आप कभी भी NCA का इंटरव्यू जज नहीं कर सकते कि मेरा हो जाएगा, मेरा अच्छा हुआ या बुरा। बहुत लोग आके मुझे कहते हैं 70% बच्चे सर अच्छा हुआ है, नाम ही नहीं आता। बहुत कहते हैं सर बहुत बुरा हुआ है, नाम आ जाता। तो इसीलिए आप एंड की लिस्ट तक जब तक नाम नहीं आता तब तक कोई कॉन्फिडेंट या कोई ग्रेड। सर जब मेरा इंटरव्यू क्योंकि कोविड के टाइम का था तो आई गेस 1 या 2 मिनट का था सर, और जब उन्होंने कहा ना ठीक है आप जाएं, तो मुझे था कि वो शिट अब भाई कुछ पूछ लें, मैं कुछ बेहतर बता दूं, अभी तो मैंने शुरू किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पता भी नहीं लगा और नाम आ गया। बिल्कुल ऐसे। तो वो आप वाली बात मैं रिपीट करूंगा कि 99% लक और 1% में। सर अगर डिपार्टमेंट वाइज बात करें, और मैं कहूँगा इसको करने के बाद इंटरव्यू की भी होगी या रैप अप करेंगे हम पॉडकास्ट का, बहुत ज़्यादा टाइम आ गया, तो डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा वेरी कर रहा है टेस्ट वगैरह जिस तरह से? डिपार्टमेंट कौन कौन से? FTV का, म्यूजिकोलॉजी का, कल्चर स्टडीज़, इनका टेस्ट डिफरेंट होता है, इनका फाउंडेशन भी डिफरेंट होता है। बाकी जितने भी डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, उन सब का टेस्ट सेम होता है। हाँ, अगर आपने FTV का देना है तो उसका एप्टीट्यूड अलग होता है। अच्छा। FTV का, और उनका डिज़ाइन वाला एप्टीट्यूड भी होता है, उन्हें 2 एप्टीट्यूड देने होते हैं। और उस जो उनका अपना स्पेसिफिक होता है उसमें क्या आता है? उसमें मोस्टली जो होते हैं वो आपके जितने भी FTV से रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। सारी जो टेक्निकलिटी बेस्ड होती हैं चीज़ें वो FTV से आती हैं, और बाकी उन्होंने जो थ्योरेटिकल बेस देखना होता है वो डिज़ाइन वालों का देते हैं। अगर आप आर्की के लिए ऑप्ट करें, इसके अंदर आपको मैथ्स का जो सेपरेट पोर्शन है उसका टेस्ट का आवर्स अलग हैं, वो भी देना पड़ता है। NCA एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि सिंपल FA को भी ले लेती है, ठीक है, फॉर आर्किटेक्चर। बाकी PCAT ने 2 साल पहले ये अनाउंस कर दिया कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग नहीं की आपने, तो आप आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं ले सकते। तो फिर NCA किस तरह से ये करिए? NCA इसलिए करिए क्योंकि वो स्पेशली मैथ्स का टेस्ट रख देता है। हाँ। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथ नहीं किया और वो टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आप आर्किटेक्चर के लिए ऑप्ट नहीं करते। इसीलिए उनका जो टेस्ट है उसका वेटेज ज़्यादा होती है। और सर मैथ्स के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्योंकि उनका कई दफ़ा इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता मेडिकल का या पे का, तो कौन से सब्जेक्ट्स, तो इंटर की मैथ्स ज़्यादा FSC की? ज़्यादातर इंटर के आते हैं, उसके अंदर से चैप्टर 4 जो है उसके अंदर से 80% सिलेबस समझ ले आ जाता है। चैप्टर 6 वाला भी था? हाँ जी, 6-4 में से आता है, सेकेंड ईयर में से ज़्यादातर पार्ट्स आते हैं। और मैट्रिक के मैथ्स में से बहुत बेसिक 2-5%। बहुत सारे कभी कभी ना ये पैटर्न चेंज कर देते हैं, बेसिक मैथ्स दे देते हैं, जनरल मैथ्स दे देते हैं, लेकिन 90% इंटर से आता है, इंटर के चैप्टर 4 चैप्टर, और हर दफ़ा पैटर्न चेंज होता है। कभी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी सारे लॉन्ग आ जाते हैं, कभी हाफ शॉर्ट, कभी हाफ लॉन्ग आ जाते हैं, कभी टोटली MCQ बेस्ड आ जाता है।
तो पैटर्न नहीं डिसाइडेड, पैटर्न हर साल चेंज होता है। बस आपने मैक्सिमम तैयारी कर ली है। यस। और हम बेसिकली जो है वो ड्राइंग पे फोकस करते हैं, एप्टीट्यूड पे, इंटरव्यू पे, इन 3 चीज़ों पे। हम मैथ्स के पास पेपर्स और मैथ्स के बाकी जो टेस्ट हैं वो सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन उसकी स्पेसिफिकली तैयारी नहीं कराते, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी रिसेंटली पेपर्स दे के आए होते हैं, और जो मेडिकल के आते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि वो ड्राइंग को भी 100% देखें और मैथ्स को भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एक साथ करें, तो उनके लिए ज़रा पॉसिबिलिटी ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन करने वाले आते हैं और वो आते हैं और कर भी जाते हैं जी। बिल्कुल। तो सर अब रैप अप करते हैं सारे पॉडकास्ट को, तो आपकी तरफ से कोई फाइनल रिकमेंडेशन या लेसन जो आप कहेंगे समराइज़ कर दें अगर हमारी। देखिए, मैं हमेशा, मुझे स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन सी यूनिवर्सिटी किस डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं कभी भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए ना कॉन्फिडेंट होके नहीं कह सकता ये बात। मैं सिर्फ NCA के कहता हूँ, NCA और कोई भी डिपार्टमेंट, बस ये मेरी रिकमेंडेशन है। और विद पेशेंस, आप अपने अंदर पेशेंस लेके आएँ। हम आजकल जो रील देखते हैं ना, पसंद नहीं आई 2 सेकंड बाद दूसरी, हम में वैसे भी पेशेंस ख़त्म हो गया। क्यों रील के टाइम शॉर्ट हो गया जी इंस्टा रील्स का? क्योंकि पेशेंस ही नहीं 2 मिनट की देखने का। तो आप अपने अंदर पेशेंस, कंसिस्टेंसी लेके आए, यही चाबी है सब चीज़ों। जो अब तक ये पॉडकास्ट देख रहा है वो इतना लंबा पॉडकास्ट भी नहीं देख सकेगा, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। लेकिन जो पेशेंस वाले हैं और NCA में वाकई अडॉप्ट करना चाहते हैं, शायद वो जुड़े हैं और देख रहे हैं। जी, ऐसा ही है। हमें क्यूरीज आती हैं कि सर आप चैनल कर लें, आप ये कर लें, लेकिन मोस्टली देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनके थ्रू भी तो हम बता ही सकते हैं ना बात। ऐसे ही तो ये चीज़ें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आई बिलीव कि जो NCA आना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिली होंगी NCA के बारे में, और वो अपने जो उसने फैसला करना था उसे या तो इस पर बहुत ज़्यादा फर्मली वो स्ट्रॉन्ग हो गया होगा कि मैंने ये करना है, और जिस पे नहीं करना वो उस पर भी स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मैंने। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।